नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है तुमसे लगन लगी बाय शगुफ्ता कंवल। उसकी ये सेकंड एपिसोड है और हो सकता है कि ये सेकंड ही है। खैर इसका आइडिया नहीं है कि ये अब कितनी एपिसोड्स बनेंगी। बाकी नावल बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं फिर इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाह रही हूँ। गैप नहीं मिलेगा आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों को टाइमली अब नावल मिला करेंगे और दूसरे चैनल्स पर भी मैं कुछ ना कुछ अपलोड करती रहूँगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग उधर भी एक्टिव हो जाएं। और व्लॉगिंग मैंने कुछ दिन स्टार्ट की थी, इसीलिए मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाई। अब मैंने व्लॉगिंग बंद कर दी है, तो फिर अब आप लोगों को टाइमली नॉवेल्स प्रोवाइड करूँगी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस सेकंड एपिसोड को बगैर किसी देर के। रात के खाने पर उसकी मुलाकात इजहार साहब से हुई थी। उसके सर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने उसका हाल अहवाल दरियाफ्त किया। खाने के दौरान ही उन्होंने उससे उसकी मसरूफियात के बारे में पूछा तो वो उन्हें भौतिक और फॉर्म के बारे में बताने लगी, जिस पर उन्होंने फ़ख्र से और कुछ जताती निगाहों से अपने सामने बैठी उल्फत बेगम को देखा। आगा जान और अफसार साहब ने भी इतने दिन घर से बाहर रहने पर उससे खफगी का इजहार किया। उल्फत बेगम एकदम से खामोश हो गई थी। कोई मुखातिब करता भी तो हूँ हाँ कर देती। उनकी खाना सर्व करती तारा पर नज़र पड़ी तो उसने मुंह फुला लिया। भाई इसका क्या कसूर, ऐसे ही छोटी सी बात पर थप्पड़ मार दिया। इसने तो नहीं कहा था कि वो रुशाने हैं। इसको क्या पता कि वो उसे क्या समझ रही हैं कि अमली तफसीर बनी घूम रही थी। गजान बियान उसके सामने खाने पर कम और उस पर ज़्यादा तवज्जो दिए बैठा था। बुज़ुर्गों की मौजूदगी की वजह से वो बस आंखों से ही काम चला रहा था। उसको यूँ सबके सामने आंखें फाड़ फाड़ कर देखता पाकर वो तुलमला कर रह गई। खाने के बाद हॉल में बैठकर ही सबने चाय पी। हरीम उसकी गोद में बैठी बैठी ही सो चुकी थी। उसने तारा को इशारा किया तो वो ले जाकर उसे कमरे में लेटा आई। 10 बजे वो सब अपने अपने कमरों में जाने के लिए उठे। वो कॉरिडोर से गुजरते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि अपने कमरे से साथ निकलता दिखाई दिया। कैसा रहा ट्रिप? उसके साथ चलते हुए उसने पूछा। बहुत अच्छा रहा, इस बार बहुत थकन हो गई थी। तुम्हारी डील्स कैसी रही? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुआ, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, अपने ससुरालियों से मिली हो? एक कमरे के सामने रुककर उसने पूछा। हाँ ना पूछो यार, मिली भी हूँ और शशदर भी हूँ, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। वो वहीं खड़ा हो गया था तो उसे भी रुकना पड़ा। ऐसा क्यों? साद ने किनकियों से उस कमरे के खुले दरवाजे की तरफ देखते हुए सरसरी सा पूछा। अजीबो गरीब लोग हैं यार, मतलब मुझे कोई डेफिनेशन नहीं मिल रही कि उनको किस वे में बयान करूँ। अच्छा ऐसा क्या हुआ है? वो चलता हुआ दरवाजे की चौखट के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। उन दोनों की बातों की आवाज़ सुनकर खजान जो सोने के लिए लेट चुका था उठकर दरवाजे के करीब आया। बताती हूँ। पहले आती है मेरी सास। मेरे मुगालते में तारा उनसे थप्पड़ खा चुकी है। फिर मेरी नंद ऐसे मिल रही हैं गोया बरसों का यार आना हो। बिना कुछ पूछने समझने का मौका दिए तहाइफ के ढेर लगा गई है अलमारी में। और रह गया शौहर। वो एकदम से हंसी। पहली मुलाकात में यूँ बिहेव कर रहा है जैसे हम लव मैरिज कर चुके हैं। शौहर होने का हक जता रहा था कि मैंने हाल अहवाल नहीं पूछा। माँ उसकी तलाक करवाने के पर तोल रही है और बेटे की हरकतों से लग रहा है कि दूसरे दिन रुखसती की फरमाइश कर देगा। दरवाजे की दूसरी जानिब टेक लगाए खड़े गजान के होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट फैली। नहीं मतलब सुना था कि बाहर के लोग आज़ाद ख्याल होते हैं, मगर कोई इतना मुंह फट कैसे हो सकता है? मसूफ पहली गेंदों पर ही भरपूर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो बेवाह कहते कहते बात पलट गई कि अब उससे तो नहीं बता सकती थी कि उसे क्या कहा है। जब से आई थी पहली बार कोई मुकम्मल खामोशी से उसे सुन रहा था, सो वो दिल खोल कर बोल रही थी। और सुसर साहब के बारे में क्या ख्याल है? साद ने भरपूर शरारत से पूछा। मुझे तो क्रिकेट के 11वें खिलाड़ी लगे हैं जिनके खेलने की कभी कभारी नौबत आती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। साद ने भरपूर कहका लगाया। एक बात पूछूं? साद ने उसका खुशगवार मूड देखते हुए कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हें टेंशन नहीं है? मतलब देखो ना, ताईजान साहब इस रिश्ते से मना कर चुकी हैं। तो उसकी बात पर अंदर खड़ा गजान भी उसका जवाब सुनने के लिए जी जान से मतवज्जे हुआ। टेंशन काहे की साथ, वो अपना फैसला सुना चुकी हैं और मैं भी इस बारे में उनसे बात कर चुकी हूँ। ये कोई नई बात तो नहीं, तकरीबन 10-15 दिन पहले की बात है और इतने काफ़ी होते हैं किसी भी हादसे के लिए ख़ुद को समझाने और तैयार करने के लिए। मैंने वकील अंकल से बात की है, वो 1-2 दिन में पेपर रेडी कर देंगे तो मैं ताईजान को दे दूँगी, बात ख़त्म। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। उसके चेहरे के साथ साथ उसका लहजा भी बेतासुर हो गया था। उसके जवाब पर गजान की मुस्कुराहट सिमटी। मगर रोशी, अगर गजान ऐसा ना चाहे तो? मैंने नोट किया वो तुम्हें लेकर सीरियस है। उसके इरादे जानकर साथ भी संजीदा हुआ। गाजी का रुआं रुआं उसके जवाब का मुंतज़िर था।
पिछले कुछ दिनों में अपने बारे में ताईजान से जो कुछ सुन चुकी हूँ, इसके बाद मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता। मुझे अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कितनी अजीज़ है तुम अच्छे से जानते हो। इतनी इंसल्ट के बाद तो सोचना भी मत। उसका हतमी लहजा साद के साथ साथ गजान को भी दहला गया। रोशी बेटा, छोटे मोटे झगड़ों में यूँ संजीदा नहीं होते, ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। साद ने नरमी से कहा तो वो उसे गौर से देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? जब जब तुम मुझे यूँ बेटा कहकर पुकारते हो तब तब तुमने कोई बड़ा काम, कोई बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर डालनी है। देख रही हूँ आज क्या काम है। तुम जाकर सो जाओ, हम फिर बात करेंगे। उसका मूड और इरादे देखकर उसने उसे वहाँ से भेजना ही मुनासिब समझा। उसके जाने के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। सामने खजान बेड पर सर थामे बैठा था। जो करना है जल्दी करो, मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। उसके पास बैठते हुए उसने संजीदगी से कहा तो उसने उसी पोजीशन में बैठे बैठे सर हिला दिया। क्या करूं ऐसा, कैसे रोकूं उसे? बहुत सोचने पर भी जब समझ ना आया तो उसने अपने बाल मुट्ठी में जकड़कर इज़्तिराब के आलम में साद को देखा। बुरा मत मानना, मगर ताईजान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बिना देखे बिना जाने क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने उसको। और रही बात रिश्ता ख़त्म करने की, तो पहल तुम्हारी वालदा की तरफ से हुई है। वो चाहती ही नहीं है कि रिश्ता बरकरार रहे, तो अब ऐसे में तुम रोशी से क्या तवक्को रखते हो? साद ने ताज्जुब से उसे देखा जो झुके सर के साथ खामोश बैठा उसे सुन रहा था। खैर मैं चलता हूँ, अब तुम भी आराम करो, और हाँ, जो भी करना जल्दी और सोच समझ के करना, ठीक है? साद के कहने पर उसने इस बात में अपना सर हिला दिया। वो उसका कंधा थपथपाता अपने कमरे में चला गया और पीछे वो अकेला कमरे में सोचों में कहीं का कहीं पहुँच गया। उसके ज़हन में मुसलसल रोशानी की आखिरी बात गूंज रही थी कि उसने डाइवोर्स पेपर का कह दिया। मुसलसल सोचते हुए उसका सर दर्द की शिद्दत से फटने के करीब पहुंच चुका था। कमरे में घुटन महसूस करते हुए वो बाहर निकल आया और सीढ़ियां उतरकर नीचे बावर्ची खाने का रुख किया। फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर पिया और अपने आप को पुरसुकून करने के लिए सीढ़ियों पर जा बैठा। सारे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई अपने अपने कमरे में महवे इस्तराहत था। बस एक वही था जिसकी नींद आज शायद रास्ता भूल गई थी। काफ़ी वक्त बेमकसद सीढ़ियों पर बैठे रहने के बाद वो बेजार होकर उठ खड़ा हुआ और थके थके कदमों से सीढ़ियां ऊपर चढ़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कुछ देर कॉरिडोर में खड़े होकर उसके कमरे के बंद दरवाजे को देखता रहा। फिर बेख्तियारी उसके कदम उसके कमरे की जानिब उठे। कमरे के पास पहुंचकर बहुत एहतियात से उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर घुमाया तो ज़रा हल्की सी आवाज़ के साथ खुल गया। बिना कोई चाप पैदा किए वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। सामने ही बेड पर वो दुश्मने जां और उसके बाजू पर सर रखे हरीम सो रही थी। वो दबे पांव चलता हुआ उस तक आया और मूढ़ा खींचकर उसके करीब बैठा। खिड़की से आती पूरे चांद की नीली रोशनी उसके सफ़ेद चेहरे पर एक मसहूर कुन सा तासुर पेश कर रही थी। सपाटपन और सर तासुर गायब था जो उसको देखकर उसके चेहरे पर आ जाता था। ढीली सी चोटी में कैद लेयर कट बालों की कुछ छोटी लिट्टें निकलकर उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। वो मबहूत सा उसे देखता रह गया। सर का दर्द कहीं दूर जा सोया था। कितना अनोखा और खूबसूरत एहसास है ना कि तुम्हें छूकर महसूस कर सकता हूँ। हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से बाल हटाते हुए वो बुड़बड़ाया, इतने सुकून से क्यों सो रही हो? मेरी नींदें उड़ाकर इतना इत्मीनान? उसकी नज़र भटक कर उसकी नोज़पिन पर जा ठहरी। ये तो गलत बात है यार, तुम कैसे सो सकती हो? आहिस्तगी से उसका हाथ उठाकर अपने हाथों में लिया। गलत नहीं, ज़्यादती है मेरे साथ। उसका हाथ लबों से लगाते हुए उसकी बंद आंखों को देखकर शिकवा किया। वो उसे यूं मुखातिब था जैसे वो उसको सुन रही हो। उसकी मोहब्बत बरसाती, जान लौटाती निगाहें अगर वो देख लेती तो उस पर ईमान ही ले आती, मगर वो गहरी नींद में होने की वजह से महरूम रह गई। पिछली कुछ रातों की नींद जमा थी जो वो उसके छूने के बावजूद बेखबर सो रही थी। क्यों ना तुम्हें बेसुकून किया जाए, तुम्हारा भी ये इत्मीनान और चैन ख़त्म किया जाए। मैं जानता हूँ तुम मेरे रवैये की वजह से हैरान हो और कुछ परेशान भी, मगर यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सोचो, चाहे मस्बत या मनफी कुछ भी हो। मुझे गवारा है, मगर मुझे तुम्हारी हर आती जाती सोच और ख्याल में होना चाहिए। आज शाम की तुम्हारी बातों से लग रहा है कि मैं कामयाब ठहरा हूँ, इसलिए ये आखिरी बार था जो तुम यूँ बेखबर सुकून की नींद ले रही हो। इसी अफरा तफरी में तुम्हें खुद तक लाना है और इंशाल्लाह जल्द ही लाऊंगा। वो उसके हाथ की पुष्ट पर अंगूठा फेरता एक अज़म से सरगोशियाना अंदाज में बोल रहा था। ज़िद्दी क्वीन। उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। कुछ देर मज़ीद वहाँ बैठे रहने के बाद वो उठा तो उसकी नज़र दूसरी तरफ सोई हरीम पर पड़ी, तो उसने शरारत से उसका बाजू उसकी गर्दन से हटाया, जिस पर वो मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए दोबारा से उसी पोजीशन में चली गई। छोटा विलन, सोचते हुए वो हंसा। गुड नाइट। झुककर उसकी पेशानी चूमता वो पीछे हटा और कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए। अभी दरवाजे तक पहुंचा ही था कि ठहरा और पलट कर वापस उसके पास आकर रुका।
माफ़ कर देना, मजबूरी है, कंबल उस पर फैलाते वो बुड़बड़ाया और फिर आहिस्ते से दरवाज़ा बंद करता कमरे से निकल गया। अगली सुबह वो तकरीबन 10 बजे उठी थी। हरीम, रिमशा और साथ के साथ स्कूल जा चुकी थी। उसकी थकावट के ख्याल से बेबे ने उसे जगाने से मना कर दिया था। वो भी फजर की नमाज़ पढ़कर दोबारा सो गई। जानती थी कि जो 15 दिन शहर गुजार कर आई है, बेबे उनका पूरा पूरा हिसाब लेते हुए अब कम से कम भी उसे 3-4 दिन कहीं नहीं जाने देंगी। चेंज करके नीचे आई तो वो खासी फ्रेश दिखाई दे रही थी। गजान और रुमैसा बेबे से इधर उधर की बातें कर रहे थे, जबकि उल्फत बेगम पास ही खामोश सी बैठी थी। सबको मुश्तरका सलाम करती वो बेबे के पास तख्त पर बैठ गई। तारा, चच्ची जान मेरा नाश्ता, उसने वहीं से बैठे बैठे आवाज़ लगाई। तारा ऊपर सफाइयाँ कर रही है, मैं बना देती हूँ। फिरदौस चच्ची उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से निकल आई और बावर्ची खाने में उसके लिए नाश्ता बनाने चली गई। ना ये कोई वक्त है उठने का, उल्लू की तरह रात देर तक जागती हो और मिरासियों की तरह दिन चढ़े तक सोती रहती हो। बेबे ने उसे आंखें दिखाए। उल्फत बेगम के साथ साथ वो दोनों बहन भाई भी हैरान हुए कि नाश्ते पर जब रुमैसा ने उसके बारे में पूछा तो बेबे ने नहायत ही शफकत से कहा था कि उसको नींद पूरी करने दो, कोई ना उसे उठाए, और अब यूं कह रही थी, पर बेबे आपने खुद ही तो मना किया था कि इसे कोई ना जगाए। वो दिल की बात ज़बान पर ले ही आई। जहाँ बेबे ने उसे आंखें दिखाई कि क्या ज़रूरत थी मुंह खोलने की, बंदे का भरम भी कोई चीज़ होती है। वही तख्त पर बैठी टांगें झुलाती रोशाने उन्हें तिरछी निगाहों से देखती खुलकर मुस्कुराई। दोहरा म्यार इसी को ही कहते हैं रुमैसा, उसने फिरदौस चच्ची से जूस का गिलास लेते हुए कहा। वो तो जूस पीने में मसरूफ़ हो गई थी, मगर बेबे समेत वो दोनों बहन भाई उसके यूं रुमैसा को मुखातिब करने पर खुशगवार हैरत में मुब्तला हुए। क्या मतलब? मतलब ये कि इनको मैं अच्छी नहीं लगती, बहुत बिगड़ गई हूँ, मनमानियाँ करती हूँ, फजूल की ज़िद्दें लगा कर बैठ जाती हूँ। ऐसे चंद और ख्याल आते हैं जिनका इजहार ये मेरे मुँह पर करती हैं। मैं इनकी बहुत अच्छी बेटी हूँ, मुझसी धी पूरे ख़ानदान में नहीं है। माशाल्लाह से बहुत मेहनती है मेरी बच्ची, निक्की सी उम्र में अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। खैर से कपड़े बेचती है। आखिरी बात पर उसने उन्हें देखते हुए हल्का सा कहका लगाया। ये सब ये मेरी पीठ पीछे हर मिलने वाले से कहती है और बहुत फ़ख्र से कहती है। ऐसा ही है ना? उसने उन्हें देखते हुए तायद चाही तो वो अपना भांडा फूटने पर खफकी से रुख मोड़ गई। कम ऑन बेबे, मैं सब जानती हूँ। उसने कंधे उचकाते हुए फिरदौस चच्ची से नाश्ते की ट्रे पकड़कर उनके पास तख्त पर रखी और खुद पीछे होकर आलती पालती मारे बैठी। खाओगी? उसने रुमैसा को इशारा किया तो उसने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। वैसे बेबे, अच्छा बस नाश्ता चुप करके कर ले। उसको फिर से शुरू होता देखकर बेबे ने डपटा। वो मुंह बनाकर नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गई। नाश्ता करते हुए बेदहानी में उसकी नज़र ग़ाज़ान पर गई, जो बड़ी दिलजमी से उसे ताड़ने में मसरूफ़ था। वो तो जैसे उसके देखने का ही मुंतज़िर था। खुद पर नज़र पड़ते उसने नहायत सफाई से बाएं आँख दबाई। ग़ाज़ान की हरकत पर रोशी को ज़बरदस्त सा फंदा लगा। उसका नवाला गले में ही कहीं अटक कर रह गया, जिसकी वजह से उस पर खांसी का शदीद किस्म का दौरा पड़ चुका था। बेबे ने जल्दी से पानी का गिलास उसके मुंह को लगाया और एक हाथ से कमर मसलने लगी। वो निचला लब दांतों तले को चलते हुए अपने कहके का गला घूंढकर उसे देख रहा था, जो खांस खांस कर दोहरी हो रही थी। आंखों से बेतहाशा पानी बह रहा था और चेहरा सुर्ख हो चुका था। कितनी बार कहा कि खाना सुकून से खाया करो, मगर मजाल है जो बात को कानों तक जाने दो। खुदा जाने किस बात की जल्दी होती है। बेबे उसकी कमर मसलने के साथ साथ उसको झिड़कने का फरीज़ा भी बाखूबी सर अंजाम दे रही थी। तुम ठीक हो? रुमैसा भी उठकर उसके पास आई। बेबे बिल्कुल ठीक कह रही हैं, खाना सुकून से खाना चाहिए। जल्दी में अक्सर नवाले अटक ही जाते हैं। ख़ज़ान के भरपूर समझदारी दिखाने पर उसने एक कहर आलूद निगाह उस पर डाली और मुंह धोने के लिए किचन में चली गई। कित्थे जा रही है? वो तैयार होकर नीचे आई तो बेबे ने कड़े तेवरों से उसे घूरा। यार बेबे, 2 दिन गुजर गए हैं, अब तो जाने दें, उसने लाचारी से कहा। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, दोपहर को तेरी पुप्पी आ रही है, सुकून से रह, सवेरे चली जाना। उन्होंने उसे कमरे में वापस जाने का इशारा किया। शहर नहीं जा रही, ज़रा फॉर्म तक जा रही हूँ और फिर अकीला बुआ के यहाँ चक्कर लगाना है, काफ़ी दिन हो गए नहीं जा सकी। ठीक है, जल्दी आ जाना, शाम होने वाली है, वो कहती अपने कमरे में चली गई। हरीम जाओ चाचू से गाड़ी की चाबी ले आओ, उसने रमशा के पास बैठी होमवर्क करती हरीम से कहा तो वो सर हिलाती उठ गई। चाचू फूफो चाबी मांग रही हैं। उसने बैठक का थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर झांकते हुए साथ को मुखातिब किया। ना उसने पूछा ना उसने बताया कि कौन से चाचू से लेनी है, और साथ चूँकि पहले उसकी गाड़ी इस्तेमाल करता रहता था इसलिए हरीम उसी के पास आई थी। अब उसे क्या पता कि उसका नया आने वाला चाचू इतना एडवांस है कि आते ही गाड़ी पर भी कब्जा जमा चुका है। नहीं बेटा, मेरे पास तो नहीं है, साद ने जवाब दिया। अलबत्ता पास बैठा ख़ज़ान जेब टटोलकर चाबी की मौजूदगी को यकीनी बनाते हुए मुतमईन हो गया। पुप्पो चाचू कह रहे हैं उनके पास नहीं है, हरीम कहती धप से बैठी। अरे, वो हैरान हुई, मतलब कैसे साफ मुँह कर गया। उस दिन के बाद वो कहीं गई ही नहीं थी तो उसने चाबी वापस भी नहीं ली थी, और अब वो कह रहा था कि मेरे पास नहीं है। मैं पूछती हूँ कैसे नहीं है?
वो बुड़बुड़ाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि कुछ सोच कर रुकी। उसके पास जाना मतलब उसको मुखातिब करना, और उसको मुखातिब करना मतलब वो फालतू में फ्री हो जाएगा। पिछले 2-3 दिन से उसे इतना तो जान ही चुकी थी। वो जो जानबूझकर उससे बात करने के बहाने ढूंढता रहता, रुमैसा और हरीम के बहाने से उसे मुखातिब करता उसके पास, अगर वो खुद जाती तो। इससे आगे उसके दिमाग ने भी सोचने के लिए नो सिग्नल दे दिया। वो झरझरी लेकर पलटी और कमरे से दूसरी चाबी लेकर बाहर आई। सामने ही वो चाबी उंगली पर घुमाते हुए उसकी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। हरीम के जाने के बाद वो साद को आने का कहकर बाहर निकला। हरीम दोबारा नहीं आई थी, इसलिए अब इस बात का 100% इम्कान था कि वो खुद ही आएगी, और उसकी सोच के अन मुताबिक कुछ ही देर में वो आती दिखाई दी। स्याह शलवार कमीज में सर पर दुपट्टा रखे, बड़ी चादर कंधों पर फैलाए उसकी तरफ आ रही थी। चेहरे पर बला की संजीदगी थी। उसे देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई। वो खामोशी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर हाथ में पकड़ा छोटा सा पाउच और मोबाइल बराबर वाली सीट पर रखते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठी। वो जो मुंतज़िर था कि उसे चाबी मांगेगी, उसको इग्निशन में चाबी लगाता देखकर झट सीधा हुआ। चाबी नहीं लेनी क्या? उसने शीशे से झांका। वो एक सपाट सी निगाह उस पर डालकर गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स करते हुए हॉर्न देने लगी। अगर मुझे कहें तो मैं गेट खोल दे सकता हूँ। उसको गेट के पास गाड़ी के रोक कर हॉर्न पर हॉर्न देते देखकर उसने मदद की पेशकश की। वो यूँ बन गई गोया सुना ही ना हो। हॉर्न की आवाज़ सुनकर साथ बैठक से निकलकर गेट खोलने लगा। इससे पहले वो गाड़ी लेकर बाहर निकलती, वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर उसके बराबर वाली सीट पर आ बैठा। रुशानी ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, जो उसका पाउच पिछली सीट पर उछाल कर मोबाइल उलट पुलट कर देख रहा था। अच्छा मोबाइल है, कितने का लिया था? उसको अपनी जानिब देखता पाकर उसने अनजान बनते हुए पूछा। क्या यार, मुझे भी साथ जाना है, आपका फॉर्म देखना है, चलो। उसको खुद को घूरता पाकर वो झुंझलाया। घुरियों से काम चला रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। उसकी झुंझलाहट बेजान थी। साथ को मुंतज़िर देखकर वो गाड़ी स्टार्ट करके बाहर लाई। आप मुझसे छोटी हैं ना? एक तवील खामोशी जो कि बस 2 मिनट की ही थी के बाद उसकी ज़बान में खुजली हुई। रोशानी ने बेसाख्ता हैरत से उसे देखा। नहीं पूछने का ये मतलब था कि अब देखिए ना, आप मुझे आप कहती हैं, मैं आपको आप कहता हूँ, कुछ अजीब सा लगता है। ठीक है, मुझे आप कहना समझ में आता है, मैं आपका शौहर हूँ, मेरी इज़्ज़त करना आपका फ़र्ज़ भी और मेरा हक़ भी, मगर मैं क्यों आप जनाब करता हूँ, जबकि आप मुझसे 2-3 साल छोटी ही होंगी। इसलिए मैंने सोचा कि आज से मैं तुम कहकर बुलाया करूँगा। वो खुद से ही जोड़ तोड़ करता, खुद ही फैसला करते हुए उसे सुना भी चुका था। नहीं, इज़्ज़त तो मैं करता ही हूँ और मेरे लिए लाजिम भी है कि मैं अपनी बीवी की इज़्ज़त और एहतराम करूँ, मगर आज से तुम कहकर बुलाया करूँगा। ये आप लफ्ज़ बड़ा ही अजनबी अजनबी सा लगता है। उसको खूनख्वार नज़रों से अपनी तरफ देखता पाकर जल्दी से बोला, हाँ अगर तुम भी चाहो तो मुझे तुम कह सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं है। उसने मंजूरी के फ़ौरन बाद लफ्ज़ तुम का इतलाक़ भी कर लिया। वह दांत पीस कर रह गई। फॉर्म से कुछ दूरी पर ही थे कि रोशानी का फ़ोन बजने लगा। चूँकि उसका मोबाइल खजान के हाथ में था, इसलिए वह नंबर देखकर ठटका। ये फ़हाम कौन है? मोबाइल स्क्रीन उसके सामने की, अंदाज़ खालिस शौहरों वाला था। उसे घूरते हुए उसने मोबाइल चपटा और रिसीव करके कान से लगाते हुए गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मुझे छोड़ो, तुम अच्छी गई हो, पलट कर खैर खबर भी नहीं ली। ससुरालियों में इतना बिजी हो गई कि हम लोग भूल गए। दूसरी तरफ से फ़हाम शिकवाकुन आवाज़ सुनाई दी। यार बेबे ने नहीं आने दिया, आज भी बामुश्किल ये फॉर्म जाने के लिए निकली हूँ, इंशाल्लाह कल आऊँगी। स्टोर पर तो चक्कर लगाऊंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ग़ज़ान ने कसरत भरी नज़र उसकी मुस्कुराहट पर डाली, जिसका कुछ देर पहले नामो निशान तक नहीं था। अच्छा, मुझे लगा शायद सास की खिदमत करके उनके दिल में जगह बना रही होगी, उसे हंसते हुए कहा। खैर अब ऐसी भी बात नहीं है। हानी कहाँ है? मैं भी यही हूँ। अब बार हानिया की आवाज़ सुनाई दी। हम यही हैं, बस तुम कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ हो गई हो। पता भी है हमें कितनी फ़िक्र हो रही थी तुम्हारी। हानिया ने कल भी कॉल की तो हरीम ने अटेंड की कि पप्पो बिज़ी हैं। हानी, ये बंदा जालिस हो रहा है, मगर गलत जगह पर हो रहा है। उसके जले कटे अंदाज पर उसने कहका लगाया। अच्छा सुनना, अपनी सास से मिली हो? हानिया की मुतजस्सिस सी आवाज़ आई। उसने मुख्तसर जवाब दिया। कैसे लोग हैं? तुम्हारी सास ने क्या कहा तुम्हें? अगला सवाल फ़हाम ने किया। कुछ ख़ास नहीं। नंद और शौहर? हाँ सही है, तुम देख लो, उसने ग़ज़ान की तरफ देखते हुए कहा, जो उसे ही देख रहा था। हैं, क्या बोल रही है? मैं कुछ और पूछ रही हूँ। हानिया ने उसे घर का। मैंने सुन लिया है, कल का लंच तुम्हारी तरफ ही कर लूँगी। अभी मैं फॉर्म पर जा रही हूँ, बाद में बात करेंगे। क्या मतलब बाद में? मुझे लगता कोई है उसके पास, फ़हाम ने उसे टोका। कौन है तुम्हारे साथ? हानिया के नए सवाल पर वो सर पीट कर रह गई। सास नंद तो हो नहीं सकती, तो क्या तुम्हारा शौहर है? उसका तजस्सुस अरूज पर था। हाँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया। क्या? वो चीखी तो उसने फ़ोन कान से हटाया। हम बाद में बात करें, अभी मुझे देर हो रही है। उसने फ़ोन बंद करना चाहा।
नहीं, मुझे बता कर जाओ, वो तुम्हारे साथ क्यों है? तुम तो कहीं बाहर जा रही हो ना, तो वो साथ क्या कर रहा है? उसने तशवीशी लहजे में पूछा। शाम का खबरनामा सुन लेना, पता चल जाएगा। वो फ़ोन काट कर डैशबोर्ड पर रखती गाड़ी स्टार्ट करने लगी। पागल, उसने मुस्कुराते हुए सर झटका। उसके होंठों की मुस्कुराहट बुरी तरह गजान को चुभी। ये फ़हाम कौन है? उसकी भरपूर संजीदगी पर उसने चौंक कर उसे देखा। लहजे की शुगुफ्तगी और नरमी गायब थी। मुस्कुराती आंखों में एक नामालूम सा खौफ था, कुछ छिन जाने का खौफ। उससे नज़रें हटाकर उसने सामने सड़क पर मरकूज़ की। उसको पुराने अंदाज में लौटते देखकर वो होंठ चबाता रुख मोड़े शीशे के पार देखने लगा। दोस्त है, उसकी खामोशी महसूस करते हुए उसने कहा। वो जवाब से ज़्यादा उसके जवाब देने पर बेयकीन हुआ। बस वो एक झटके से पलटा। उसके पलटने का अंदाज़ खासा ड्रामाई था। न चाहते हुए भी रोशा ने मुस्कुराई। वो चूँकि अभी तक उसके जवाब पर ही सर धन रहा था, उसकी मुस्कुराहट न देख सका। उसने मुख्तसर कहा और गाड़ी ले जाकर डेरे के बाहर खड़ी की। ओह अल्लाह, तेरा शुक्र है, मुझे लगा कि एक साथ 2 मुहाज़ों से निपटना पड़ेगा। वो सीट पर टेक लगाकर सुकून से आंखें बंद कर गया। वो नफ़ी में सर हिलाती बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होने के बाद पर उसने आंखें खोली। वो गाड़ी के पास ही एक बुज़ुर्ग से आदमी के पास खड़ी थी। वो भी जल्दी से निकलकर उसकी तरफ आया। आप इनको विज़िट करवा दें, मैं ज़रा बाकी लोगों से मिल लूँ। वो खजान की तरफ इशारा करती उन बुज़ुर्ग को कहकर डेरे की तरफ गई। बहुत शुक्रिया बाबा, मैं विज़िट कर चुका हूँ। वो कहता हुआ जल्दी से उसके पीछे चल दिया। बेटा बैठकर सुकून से नाश्ता कर लो। फिरदौस चच्ची ने उसको खड़े होकर जूस पीते देखकर टोका। नहीं चच्ची, मुझे देर हो रही है, आधे घंटे बाद मीटिंग है और मैं अभी तक यहीं हूँ। उसने जूस का ग्लास रखकर उजलत में कप उठा, चाय का घूंट लिया और खौलती हुई चाय का पहला घूंट ही उसकी ज़बान जला गया। वो कप भी वापस रखती तारा को आवाज़ें देने लगी। यार तारा, ले भी आओ बैग, किधर चली गई हो? ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा, और चाचू को तंग मत करना, आज मुझे देर हो जाएगी। कल से मैं खुद तुम्हें छोड़ दिया करूँगी, पक्का प्रॉमिस? पलट कर मुँह फुलाए बैठी हरीम का गाल थपथपाती तारा से बैग लेने लगी। ये ज़रा रुमैसा को तो बुला दो, कब से तैयार हो रही है? उसने तारा से कहा तो वो वापस ऊपर चली गई। रुमैसा ने रात ही से उससे कहा था कि वो भी उसके साथ जाएगी। चूँकि उसने बेबे के सामने बात की थी, तो जब रुशानी ने टाल मटोल से काम लेना चाहा तो उन्होंने सख्ती से कहा कि वो उसे ले जाए। कौन सा उसका बिल आ जाना है, तो उसे मानते ही बनी। ये तू क्या पहन कर जा रही है? बेबे ने उसको जीन्स और शर्ट में देखकर कड़े तेवरों से घूरा। बेबे नहीं प्लीज़, मुझे बहुत देर हो रही है, फिर कभी। वो उनका ख़राब होता मूड देखकर जल्दी से बोली। ना मैं कौन सा तुझे रोक रही हूँ, मगर ये क्या तरीका है? उफ बेबे, मशीनरी के सिलसिले में मेरी फॉरेन क्लाइंट मतलब बाहर के किसी बंदे के साथ मीटिंग है, वरना आप तो मेरी ये ड्रेसिंग छुड़वा ही चुकी हैं। उसने बेजारी से कहा और रुमैसा को आवाज़ें देने लगी। मुझे एक बात बता, ये जो बाहर का बंदा वो क्या यहाँ का पहनावा लेकर आएगा? नहीं ना, तो फिर तू क्यों अपना रहन सहन बदल रही है? वो बाहर से आएगा तो असूलन उसे इधर का लिबास पहनना चाहिए, मगर तू उनका लिबास पहन कर जा रही है। प्लीज़ बेबे, मैं नहीं जानती, प्लीज़ प्लीज़ चल जाके बदल करा, तमाशा बना रखा हर वक्त की मनमानी। उन्होंने सख्ती से कहा। आज अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो कभी ना रोकते मुझे। उसने उनको इमोशनल करना चाहा। अगर होते तो देखी जाती, मगर वो अब नहीं है, इसलिए जा, जितना कहा है उतना कर। कोई बात नहीं बेबे, जाने देना, क्या हो गया, ठीक तो लग रही है। नाश्ते की मेज़ पर बैठते हुए गजान ने कहा, जिस पर उन दोनों दादी पोती ने बैक वक्त मुड़कर उसे देखा। न तेरा क्या मतलब है? हैं, मैं इसे ऐसे ही जाने दूँ? गांव के लोग देखकर क्या कहेंगे? बेबे ने अपनी तोपों का रुख उसकी तरफ किया। उनका ध्यान गजान की तरफ होते देखकर वो पल में गायब हुई। यही कहेंगे कि आपकी पोती कितनी क्यूट है। उसको तेज़ी से दरवाजे से बाहर निकलता देखकर वो मुस्कुराया। तेरे से तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले इसे किसी खाते लगा लेने दे। हैं, ये किधर गई? वो उसको फिर कभी पर छोड़ते हुए उसकी तरफ पलटी, मगर उसको ना पाकर उनका मुंह खुला। अभी वो उसे ही देख रही थी कि तेज़ तेज़ कदमों से रुमैसा आती दिखाई दी और उसे देखकर उनका खुला मुंह मजीद खुला। वो भी जीन्स और हाफ बाजुओं वाली टी शर्ट में मलबूस बड़ी शान से आ रही थी। ज़रा वापस आओ दोनों, तुम्हारी हड्डियों को लून में लगाती हूँ। उन्होंने रुमैसा को शोले बरसाती निगाहों से घूरा। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। वो उनके तेवर देखते हुए फ़ौरन वहाँ से खिसकी। ये सब तेरी वजह से हुआ है। उन्होंने नाराज़गी से उसे देखा और वो कंधे अचकाकर नाश्ता करने में मशगूल हो गया। वो दोनों घर वापस आए तो असर की अजानें हो रही थी। उल्फत बेगम अपने कमरे में थी। रुमैसा 2-3 शॉपिंग बैग्स लिए उनके कमरे में दाखिल हुई। वो अलमारी में कपड़े रख रही थी कि रुमैसा ने बैग्स बेड पर रखते हुए उन्हें पुकारा। अम्मा इधर आइए, मैं आपको कुछ दिखाऊं। क्या लाई हो? एक तो तुम्हारी शॉपिंग पूरी नहीं होती, वो कहते हुए उसके पास आई। बिल्कुल भी नहीं, आज मैंने ज़रा भी शॉपिंग नहीं की, ये सब तो मैं रोशी की बुटीक से लाई हूँ। वो कपड़े निकालकर उन्हें फैलाकर दिखाने लगी। ये इतने सारे? उन्होंने 3-4 ड्रेसेस देकर हैरा से पूछा। हाँ, उसने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि मुझे पूरा बुटीक दिखा दे, तो जो जो मुझे अच्छा लगा मैंने उठा लिया, उसने आम से अंदाज में कहा। तो उसने कुछ नहीं कहा? उन्होंने बेसाख्ता पूछा।
नहीं, बल्कि कह रही थी कि रमशा भी जब आती है तो ऐसी बुटीक खाली करने की कोशिश करती है। तुमने तो अभी हाथ हल्का रखा है, उसने मुस्कुराते हुए बताया। आपको पता है, मुझे और भी एक मैक्सी पसंद आई थी, मगर वो ऑर्डर पर थी, तो रोशी ने कहा कि वो मेरे लिए वैसी ही कुछ दिन तक बनवा देगी। वैसे एक बात है मम्मा, कलेक्शन कमाल की है, मुझे तो सारे ही पसंद आए, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चूज़ करूँ। वो कपड़े दोबारा से तय करके रखते हुए बोली। अच्छा मम्मा, एक बात बताइए। वो सब समेट कर एक तरफ रखते हुए उनकी तरफ मतवज्जे हुई। उसे ग़ज़ान ने सुबह ही कहा था कि वो उल्फत बेगम से बात करे। आपको रोशी से यही मसला था ना कि वो अनएजुकेटेड है और पता नहीं कैसी होगी, तो अब तो आप जान गई हैं, तो अब क्या ख्याल है? क्या मतलब है तुम्हारा? उन्होंने उसकी बात पर तीखे लहजे में पूछा। नहीं, अब देखिए ना, वो हम सब की सोच के बरक्स है, पढ़ी लिखी है, इंडिपेंडेंट है, अपनी बुटीक और फॉर्म है, सोबर और डिसेंट सी है, तो मुझे लगता है कि आपको अपना फ़ैसला बदल लेना चाहिए। उसने डरते डरते उन्हें देखा जो उसे घूर रही थी। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उन्होंने सख्ती से कहा। मम्मा, वो भाई की खुशी भी है, आप देख नहीं रही भाई कितना खुश है, हर वक्त उसके आगे पीछे रहते, मुझे लगता है वो उन्हें पसंद करने लगे। आप ऐसा तो ना करें, वो अच्छी लड़की है। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम बहन भाई बहुत पहले से यहाँ राब्ते में हो? ग़ज़ान पहले से उस लड़की को जानता, और मुझे तो अब ये भी लगने लगा है कि वो उससे राब्ते में भी था। मगर एक बात मेरी याद रखना रुमैसा, मेरी तरफ से अभी भी वही ना है। ये लड़की किसी भी सूरत में मुझे अपने घर गंवारा नहीं, चाहे ये सोने की ही क्यों ना बनकर आ जाए। नहीं मम्मा, आप गलत समझ रही हैं, भाई और रोशाने का राब्ता नहीं था। वो जल्दी से बोल उठी। शट अप, मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। मम्मा प्लीज़, उसने इल्तिजाई अंदाज में कहा। आई सेड गेट आउट, वो चिल्लाई। उनका हद से ज़्यादा बिगड़ता मूड देखकर रुमैसा ने उठने में ही आफियत जानी। बाहर आकर उसने रेलिंग से नीचे झांका तो ग़ज़ान बेचैनी से हॉल में टहलते हुए ऊपर ही देख रहा था। उसने हाथ से ही उसे उनके इनकार का इशारा किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो बेबसी से उल्फत बेगम के बंद कमरे को देख कर रह गया। स्टडी कैसी जा रही है? उसने हरीम के बालों में तेल लगाते हुए पूछा। बेबे बैठी रात के खाने के लिए सब्जी बना रही थी। तारा ऊपर कमरे में कपड़े इस्त्री कर रही थी, तो बेबे ने उसे कहा, जो भी पकाना है मुझे दे जाए, मैं कर देती हूँ। पास ही ग़ज़ान आंखों पर बाजू रख के सोफे पर आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। उसको यूँ खामोश और संजीदा देखकर रोशाने को हैरत हुई। पूछ तो किसी सूरत नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से बैठी रही, अलबत्ता गाहे बगाए उस पर निगाह डाल लेती। बहुत अच्छी, और आपको पता है मुझे रोज़ गुड मिलती है, उसने फ़ख्र से बताया। इसका मतलब तुम काम अच्छे से नहीं करती? लो, गुड तो मिलती है, अब और कैसे अच्छा करूं भला? उसने गर्दन ज़रा सी मोड़कर उसे देखते हुए पूछा। इससे भी अच्छा हो सकता है, जिस पर टीचर स्टार देते हैं, उसने उसके बालों में कंघी करते हुए कहा। वो कैसे? स्टार का सुनकर उसने दिलचस्पी से पूछा। जो बच्चे साफ़ सुथरी लिखाई के साथ काम करते हैं, अपना सबक अच्छे से याद करते हैं, खुद भी साफ़ सुथरे और वक्त के पाबंद होते हैं, उनको स्टार मिलता है, उसने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा। बस कर बीबी, पहले ही इस निक्की जई को स्कूल में दाखिल करा दिया, अब इस पर और बोझ मत डाल, पढ़ लेगी, बड़ी उम्र पड़ी है, बेबे ने उसको उकसाते देखकर टोका। अब अगर नहीं समझेगी तो बड़ी होकर चीज़ों को संजीदगी से नहीं लेगी। कंपटीशन का ज़माना है, बच्चों को शुरू से ही चीज़ों के बारे में बता देना चाहिए, वरना आगे नहीं पढ़ पाएंगे। रहन दे तू, इतना पढ़कर तूने कौन सी दुनिया फतह कर ली है जो ये रह गई है? कल को उसने भी कपड़े ही बेचने हैं, वो तो अनपढ़ लड़कियां भी बेच लेती है, तू कौन सा तीर मारती है? बेबे ने पल भर में ही इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी थी। उसने खामोश होना ही बेहतर समझा। हरीम के बालों में कंघी करके उसने हेयर बैंड लगाकर चीज़ें समेट के उसे कमरे में रखने के लिए भेजा और पास पड़े डस्टर से हाथ पूंछकर मोबाइल में मसरूफ़ हो गई। मज़ीद 10-15 मिनट गुजरे तो उसने उसे उसी पोजीशन में लेटे पाया। अब की बार उसे कुछ तशवीश हुई। इतनी देर खामोश रहने वालों में से तो नहीं था वो। उसने बेबे की तरफ देखा जो सब्जी का बाउल और छिलके एक तरफ करते हुए टांगे फैलाकर सीधी होकर बैठ रही थी। उस पर नज़र पड़ी तो उसने इशारे से उनकी तरफ तवज्जो उसकी तरफ दिलाई और हाथ से पूछा कि क्या हुआ है। जवाबन उन्होंने भी इशारे से कहा कि मुझे क्या पता। अलबत्ता दिल के किसी कोने में सुकून सा उतरा था। वो हानिया का मैसेज देखकर उसे जवाब देने लगी। उससे फारिग होकर उसने दोबारा उन्हें इशारे से मतवज्जे किया कि पूछे तो सही। उन्होंने उसे ही इशारा किया, खुद पूछ लो। वो मुँह बनाती खामोश हो गई। ना अगर इतनी ही फिक्र हो रही है तो पूछ क्यों नहीं लेती? रोशाने को तशवीश से उसे देखता पाकर तंग आकर वो बोल उठी। उनके यूं उसके सामने बोलने पर उसकी आंखें फटी। बेबे, उसने सदमे से उन्हें देखा। क्या? कब से मेरे साथ इशारेबाजी कर रही है? सीधा उसी से पूछ ले। घर वाला है तेरा, कोई शरीक तो है नहीं जो तेरी बोलचाल बंद है। उसकी आंखों में बेयकीनी देखकर उन्होंने उसे घर का। उसने खुद को कोसा कि क्या ज़रूरत थी हमदर्दी जताने की, और बेबे मजाल है जो किसी के सामने इज्जत रख जाए। क्या था जो वो पूछ ही बैठी थी, उसे बताना ज़रूरी था?
कि वो उसके बारे में पूछ रही है। अगर उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि वो यूँ बोल पड़ेंगी तो कभी भी पूछने की गलती ना करती। गाजी, गाजी पुत्र, बेबे ने उसको नज़रअंदाज करते हुए अपनी लाठी से उसके पाँव को हिलाकर उसे आवाज़ दी। वो जो वैसे ही खामोशी से आंखें बंद किए लेटा हुआ सोचों में गुम था। बेबे की पहली बात पर ही आंखें खोल गया था, मगर यूँ जाहिर करने लगा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। उसके यूँ अपने लिए फ़िक्रमंद होने पर एक लम्हे को गहरी बेयकीनी ने उसे घेरा। उसने बामुश्किल होंठों पर आती मुस्कुराहट छुपाई। कुछ देर पहले वाली परेशानी और कुफ़्फ़त कहीं दूर जा सोई थी। वो इतनी भी मुश्किल नहीं थी जितना वो समझा था, मगर नहीं, वो उसे समझ ही कहाँ पाया था। क्या हुआ बेबी? उनकी आवाज़ देने पर उसने कमाल महारत से अपने तासुरात पर काबू पाते हुए आंखों से बाजू हटाकर उन्हें देखा। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये तेरी बीवी को ही फिक्र हो रही है, कैसे क्यों लेटा हुआ है? कब से मुझे इशारे कर रही है कि तुमसे पूछूं। वो शायद उसे शर्मिंदा करने की ठाने हुए थी, इसलिए एक बार फिर तफसील दोहराने लगी। उसने उसे देखा जो खुद को मोबाइल में मसरूफ़ जाहिर कर रही थी। हम गरीबों के नसीब हैं जो जनाब को हमारी फ़िक्र हो रही है, मारे खुशी से मर ही ना जाऊं। उसने मुस्कुराती निगाहें उस पर मरकूज़ की। रोशानी ने सर नहीं उठाया था, उठाती भी कैसे? गद्दारी वहाँ से हुई थी जहाँ की उसने तवक्को ही नहीं की थी। हमदर्दी बहुत महंगी पड़ी थी। कुछ ख़ास नहीं, ऐसे ही सर में दर्द हो रहा था। उसका खफ़त से सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर उसने मज़ीद कुछ भी उल्टा सीधा कहने से गुरेज करते हुए संजीदगी से जवाब दिया। वो उसे एक नज़र देखकर मोबाइल पर बिला वजह ही स्क्रॉलिंग करने लगी। तो चाय पी लेता, मौसम बदल रहा है, ऐसे में तबीयत ख़राब हो जाती है। चल नहीं उठ, कभी इसकी जान छोड़ भी दिया कर, हर वक्त इसी में घुसी रहती है। जा इसके लिए कप चाय बना कर ला। उन्होंने पहले उसे और फिर रोशाने को मुखातिब किया। कौन मैं? उसने अपनी तरफ इशारा किया। तो क्या अब मैं इस उम्र में बावर्ची खाने में जाऊंगी? उन्होंने तेज़ लहजे में कहा। मैं तारा से कह देती हूँ। क्यों, घर वाला तेरा है या तारा का? अस्तगफिरुल्लाह यार बेबे, कुछ भी। ग़ज़ान ने नाराज़गी सुने देखा। ये खी बाद में कर लेना, अभी जा जा जो कहा है वो कर। शाने को मुंह पर हाथ रखे हंसता देखकर उन्होंने कहा तो वो उठकर बावर्ची खाने में चली गई। अब बोल क्या कहता है? उसके जाने के बाद बेबे ने राजदारी से उससे कहा। ये तो मसला ही नहीं है बेबे, मज़ीद कुछ दिनों में उसे तो किसी न किसी तरह मना ही लूँगा। असल मसला तो आपकी बड़ी बहू है। रूमी ने आज भी बात की मगर वो किसी तरह मानने को तैयार नहीं है। उसने मायूसी से कहा। अब क्या तकलीफ़ है उसे? पता नहीं। उसने थकनज़दा अंदाज में सोफ़े की पुश्त पर सर रखा। वो कुछ समझने वाले अंदाज में सर हिला गई। उल्फत बेगम अपने कमरे से निकलकर नीचे आ रही थी कि सामने का मंजर देखकर अगला कदम उठाना भूल गई। रोशानी बेबे की किसी बात पर खफकी से उन्हें देखते हुए ग़ज़ान को चाय दे रही थी। वो अपने बेटे की आंखों और चेहरे की बेतहाशा चमक और खुशी इतनी दूर से भी साफ देख सकती थी। उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर कर माधूम हुई थी। ग़ज़ान ने उसे कुछ कहा तो वो सर हिलाती दोबारा बावर्ची खाने में चली गई। वो सीढ़ियाँ उतरती उसके पीछे बावर्ची खाने में आई। क्या चल रहा है ये? वो पानी का गिलास लिए पलटी तो उनको अपने रास्ते में इस्तादा पाया। क्या मतलब? उसने नासमझी से पूछा। मतलब तो तुम मुझे समझाओ ना कि मेरी ही नाक के नीचे क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी से दोस्ती गांठ कर यूँ मेरे बेटे के आगे पीछे घूमकर तुम मेरे घर तक पहुंच जाओगी? इन लोगों को अपना हमायती बनाकर तुम मुझे राम कर लोगी? उन्होंने सुलगती नज़रों से उसे देखते हुए अपनी नफ़रत उसके कानों में अंडेली। वो शशदर ही तो रह गई थी। अच्छी खासी पढ़ी लिखी होकर इतने साल बाहर गुजार कर भी वो किसी जाहिल औरत की मानित जहर उगल रही थी। उनकी उम्र और रिश्ते का ख्याल करते हुए उसने गहरी सांस लेकर अपने दिमाग की खोलन को ठंडा करने की कोशिश की। आपको गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। रुमैसों को मैं मना नहीं कर सकी और ग़ज़ान के सर में दर्द था तो बेबे ने चाय का कह दिया। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आइंदा ख्याल रखूँगी। माजरत ख्वाह हूँ। उसने तहम्मुल और नरमी से वजाहत देते हुए उन्हें टालना चाहा। बस मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, मासूमियत और अच्छाई की आड़ में। क्या ऐसा क्या जान गई हैं मेरे बारे में जो आपकी नफ़रत इस इंतहा तक पहुँच गई है? क्या आप मेरे किरदार को निशाना बनाने पर तुल गई हैं? उनको अपने किरदार तक जाते देखकर उसके सबर ने जवाब दिया। उसकी एकदम से ऊंची आवाज़ पर ग़ज़ान उठकर तकरीबन भागता हुआ बावर्ची खाने में आया जहाँ वो दोनों आमने सामने खड़ी थी। मुझे जानती ही है कहाँ हैं आप। अगर जो जानती होती तो इतनी खुश फहमियाँ नहीं पालती। आपका घर कोई इतना भी नायाब नहीं है जो मैं वहाँ तक जाने के लिए आपके बच्चों को सीढ़ी बनाऊँगी। अगर चाहूँ ना तो उस जैसे 4 घर ले सकती हूँ। और रहा आपका बेटा, उसने हाथ में पकड़ा ग्लास ज़मीन पर दे मारा। उल्फत बेगम उछलकर पीछे हुई। रुशाने ने झुककर कांच का एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर उनके सामने किया। इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे आपके बेटे में। आपके बेटे में ऐसे भी सुरखाब के पर नहीं लगे जो मैं उसे आपसे हथियाने के लिए बकौल आपके घटिया हथकंडे आजमाऊंगी। उसको एकदम से तैश में आने पर उल्फत बेगम फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी।
आइंदा मेरे बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से एहतियात ही कीजिएगा। ऐसा ना हो कि मैं आपकी उम्र और रुतबा दोनों फरामोश कर दूँ। उसकी ऊंची होती आवाज़ और गजान की दरवाजे पर हक्का बक्का खड़ा देखकर बेबे भी उठकर बावर्ची खाने में आई। वो पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और काटदार निगाहों से गजान को देखती बाहर निकल गई। वो पूरी बात तो नहीं जान पाया, मगर उल्फत बेगम के मूड और उसके तेवरों से उसे इतना तो अंदाज़ा हो चुका था कि उसकी 8-10 दिन की मेहनत पर पानी फिर चुका है। उल्फत बेगम करती बाहर निकली। अभी वो सीढ़ियों पर ही पहुंची थी कि वो आंधी तूफान की तरह सीढ़ियाँ उतरती दिखाई दी। बेबे जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। रोशी इस वक्त किधर जा रही है? बच्चे शाम होने वाली है। बेबे ने उसे दरवाजे से निकलता देखकर पुकारा। अपनी बहू से पूछ ले, ये अच्छे से जानती है कि मुझ जैसी लड़कियां इस वक्त कहाँ जाती हैं। वो चबा चबा कर कहती बाहर निकल गई। मम्मा। गजान शिकवा कुना नज़रों से उल्फत बेगम को देखता सरत से उसके पीछे निकला। बाहर से आती हॉर्न की मुसलसल आवाज़ पर रिमशा जो शोर सुनकर नीचे आई थी, बौखलाकर बाहर भागी। कहाँ जा रही हो यार, बात तो सुनो। रोशा। वो उसे पुकारता हुआ गाड़ी तक आया, मगर वो अनसुनी करती गाड़ी तेज़ी से निकाल कर ले गई। दूसरी गाड़ी जो कि साथ के पास थी, तो वो गेट के बाहर खड़ा होकर लम्हा ब लम्हा उसकी दूर होती गाड़ी देखने के सिवा कुछ न कर सका। वो बेबसी से बालों में हाथ फेर कर रह गया। गांव से निकलकर उसने साइड सीट पर पड़ा मोबाइल उठाकर वकील साहब जो कि गांव के ही थे का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी मगर कोई रिसीव नहीं कर रहा था। उसके 2-3 बार नंबर मिलाने पर बल आखिर कॉल उठा ली गई। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं रोशाने बात कर रही हूँ। एक काम कहा था आपसे, उसने छूटते ही कहा। वालेकुम अस्सलाम, जी मुझे याद है। दूसरी तरफ से बिना सर पैर के जवाब आया। तो अब तक हुआ क्यों नहीं? उसने तेज़ लहजे में पूछा। दूसरी जानिब खामोशी छा गई। हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? कोई जवाब न पाकर वो झला उठी। जी बेटा, मैं सुन रहा हूँ। तो बताइए ना, काम हुआ या नहीं? उसने सामने साथी गाड़ी को रास्ता देते हुए पूछा। बेटा, असल में जिस दिन आपने मुझे अपना काम कहा था उसके अगले दिन ही मैं आउट ऑफ सिटी चला गया था, इसलिए आपके कागजात तैयार नहीं कर सका। उन्होंने मोहतात लफ्ज़ों में जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ, आप अभी बनवा दें। उसने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा। नहीं नहीं बेटा, मैं अभी वापस नहीं आया, मुझे मज़ीद 8-10 दिन लग जाएंगे। वो उसकी बात सुनकर बौखला गए थे। मैं जानती हूँ आप गलत बयानी कर रहे हैं, खैर मैं देख लूँगी, खुदा हाफिज़। उसने सर्द अंदाज में कहते ही फ़ोन बंद करके सीट पर फेंका और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। शाम ढल रही थी जब साद आगा जान इजहार और अबसार साहब के साथ डेरे से वापस आया तो बेबे को परेशानी के आलम में बाहर चारपाई पर बैठे देखा। फिरदौस चच्ची उनको तसल्ली दे रही थी, जबकि रुमैसा और रिमशा के साथ साथ गजान भी पास खड़े थे। क्या हुआ, आप लोग इस तरह क्यों बैठे? आगा जान ने ताज्जुब से उन्हें उस वक्त बाहर बैठे देखकर पूछा। शानो पता नहीं कहाँ चली गई है, बेबे ने अपनी आंखें साफ करते हुए आहिस्तगी से कहा। क्या इस वक्त वो कहाँ गई है, क्या हुआ है? उन सब के संजीदा चेहरे देखते हुए उन्हें ऊपर तले सवालात किए। फिरदौस चच्ची ने धीरे से उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने मुड़कर इजहार साहब को जिन नज़रों से देखा वो नज़रें चुरा गए। ये बेगैरतों की तरह मुँह छुपाए अंदर कहाँ जा रहे हो? इजहार साहब को खामोशी से जाता देखकर वो गरजे। आगा जान, मेरी क्या गलती है? वो मुनमुनाए। अगर जो घर में थोड़ा कंट्रोल रखा होता तो यूं खड़े घुघिया ना रहे होते। उन्होंने मुलामती निगाहों से उन्हें देखते हुए कहा। इसे बाद में देख लेना, पहले कुड़ी का तो पता कर। बड़े गुस्से में निकली है, अल्लाह जाने कहाँ चली गई है। बेबे ने उनको आपस में शुरू होता देखकर कहा। साथ बेटा, तुम ज़रा फ़ोन तो करो उसे, हमारा तो उठा नहीं रही। रिमशा कब से कर रही है? फिरदौस चच्ची ने साथ से कहा। मैं करता हूँ। साथ उसका नंबर मिलाने लगा, मगर दूसरी जानिब से कॉल काट दिया गया। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद उसने कुछ सोचते हुए दूसरा नंबर मिलाया। अंकल, मैं साथ बात कर रहा हूँ। रोशी आपके पास आई है क्या? फ़ोन रिसीव होने पर उसने झट से पूछा। नहीं बेटा, वो तो नहीं आई, मगर उसकी कॉल आई थी। मुझे चूँकि तुम मना कर चुके थे इसलिए मैंने उसे टाल दिया। अच्छा, कुछ और नहीं बताया कि कहाँ जाना है? साद ने पूछा। उनके इनकार करने पर उसने फ़ोन बंद कर दिया और दोबारा रोशाने का नंबर मिलाने लगा। कहाँ हो? उसने जैसे फ़ोन उठाया साद ने पूछा। भाड़ में आना है, उसने फाड़ खाने वाले लहजे में जवाब दिया। रोशी, मामा परेशान हो रही हैं और बेबे रो रही हैं, तुम्हें हमारा कुछ एहसास है? वो बेबे की आंखों से बहता पानी देखकर दबे दबे गुस्से से बोला। दूसरी तरफ रोशाने का पाँव बेख्तियार ब्रेक पर गया। अचानक गाड़ी रुकने की आवाज़ उसने भी फ़ोन पर बाखूबी सुनी थी। ध्यान से, तुम ठीक हो? बेसाख्ता फिक्रमंदी से उसने पूछा। रोशाने ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। मेरी बात करवाओ, उसके कहने पर साद ने फ़ोन बेबे को दिया। बेबे, रोशी बात कर रही हूँ, परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने नरमी से कहा। तू है किधर? इतनी रात को किधर चली गई है पुत्र? मेरी जान निकलने को है। एक काम है, कुछ देर में आती हूँ, आप इत्मीनान रखिए, मुझे कुछ नहीं हुआ और ना कुछ करने का इरादा रखती हूँ। एक काम निपटा कर वापस आ रही हूँ। कैसा काम? बेबे का माथा ठनका। आकर बात होगी। उनको तसल्ली देकर वो फ़ोन बंद कर गई।
क्या हुआ, क्या कह रही है? फिरदौस चच्ची ने बेचैनी से पूछा। कह रही है कुछ काम है, आ रही है। भला पूछो, ये कौन सा वक्त है काम का? बेबे ने सर झटका। उससे बात करके और ये सुनकर कि वो ठीक है, वो पुरसुकून हो गई थी। साद ने फिरदौस चच्ची को इशारा किया कि वो उन्हें अंदर ले जाए और ख़ुद भी आगा जान को अंदर जाने का कहा। गजान अलबत्ता वहीं दीवार से टेक लगाए खड़ा था। उसने जब सर उठाकर देखा तो साद उसे ही देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? वो फीका सा मुस्कुराया। जानते हो वो कहाँ गई है? साद को उसकी हालत पर अफसोस हुआ, जो अजीब सूरत हाल में फंस चुका था और मौजूदा परेशानी में आने वाली आफत से यकसर अनजान था। कहाँ? उसने चौंक कर पूछा। डाइवोर्स पेपर, उसने दो लफ्जी जवाब दिया। खजान को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में सूर फूंक दिया हो। क्या बकवास कर रहे हो? वो उस पर चढ़ दौड़ा। तो तुम्हें क्या लगता है वो इस वक्त क्या तुम्हारे लिए पार्टी का बंदोबस्त करने गई है? साद ने तंज किया। तुम कैसे जानते हो? कुछ दिन पहले ही मुझे वकील अंकल का फ़ोन आया था कि रोशी ने उन्हें डाइवोर्स पेपर तैयार करने का कहा है। तो वो क्या करें? मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं बना कर देने। अगर दोबारा फ़ोन आए तो टाल जाइए। अभी मेरी उन्हें से बात हुई है, उसने उन्हें कॉल किया तो वो आउट ऑफ सिटी का बहाना बना गए। साद ने उसे तफसील बताई। तो बात टल गई ना? उसने सुकून का सांस लिया। अच्छा, तो क्या शहर के बाकी वकील मर गए हैं? साद ने दांत कचकचाए। तो क्या मैं मर गया हूँ? उसने तीखे चतुनों से उसे घूरा। मतलब सब उसे कितना हल्का ले रहे थे। अगर वो खामोश था तो सब उसे कमज़ोर समझ रहे थे। वो सास बहू का दिमाग ठिकाने लगाने का मसमम इरादा कर चुका था। मतलब? साद ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। तुम्हें क्यों बताऊँ? तुम मेरी ज़ौजा हो? गज़ान ने चारपाई पर बैठते हुए इत्मीनान से कहा। पहले एक तो संभाल लो। पहले वाली भाव तक तो दे नहीं रही और दूसरी का शौक चढ़ रहा है। साद ने भी हिसाब बराबर किया। तुम दफ़ा हो जाओ, किसी काम के तो हो नहीं। उसने जूते की तरफ हाथ बढ़ाया। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। मैं तो कहता हूँ रोशी तुम्हें और जलील करे, बल्कि ज़मीन पर उल्टा लिटा कर नाक से लकीरें निकलवाए। साद ने उसको यूं माथे पर आंखें रखते देखकर जल कर कहा। जा जा, मैं देख लूँगा। उसने हाथ से उसको दफ़ा किया तो वो मुँह बनाता अंदर चला गया। आ जाओ, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। वो गेट की तरफ देखते हुए बुड़बुड़ाया। तकरीबन 10 बजे वो घर में दाखिल हुई और साद की पेशन गोई के ऐन मुताबिक उसके हाथ में फ़ाइल थी। उसने वो फ़ाइल हॉल में बैठी उल्फत बेगम के सामने मेज़ पर उछाली। ये लें, अपने बेटे के साइन करवा कर मुझे दे दीजिएगा। उसकी जज्बात से आ रही आवाज़ पर बेबे ने दहल कर सीने पर हाथ रखा। हॉल में सन्नाटा सा छा गया। आगा जान ने कहर बरसाती नज़रों से इजहार साहब को देखा। जवाबन वो सर झुका गए। उन सब में खजान का इत्मीनान काबिले दीद था। वो सोफे पर टांगे फैलाई यूं जूस पी रहा था, गोया कोई एंटरटेनमेंट शो, और वो भी मुफ्त का एंजॉय कर रहा। उल्फत बेगम ने एक नज़र उसे और फिर फाइल को देखा। हल्की सी मुस्कुराहट उनके होंठों पर दौड़ गई। वो उन सब पर एक नज़र डालती अपने कमरे की तरफ बढ़ी कि अचानक से पलटी। बल्कि ठहरिए, ये बात आज ख़त्म हो ही जानी चाहिए। मैं ही पहले साइन कर देती हूँ। वो मेज़ पर से फ़ाइल उठाती साद की जेब से पेन चक्कर एक पाँव मेज़ पर रखे वहीं खड़ी होकर फ़ाइल खोलने लगी। खजान ग्लास मेज़ पर रखकर एक ही जस्त में उस तक पहुँचा। पहले मैं करूँगा। पेपर तुम लाई हो तो साइन मैं करूँगा। शौहर होने की हैसियत से इतना हक तो मुझे भी मिलना चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए फ़ाइल उसके हाथ से खींची। बेबे ने बेयकीनी से उसे देखा कि वो क्या कह रहा है। उल्फत बेगम जो मुसलसल मुस्कुरा रही थी, उसकी अगली हरकत पर उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। वो पेपर्स को फाइल से अलग करके 2 हिस्सों में तकसीम कर चुका था और देखते ही देखते वो कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुके थे। खजान के इस अमल से बेबे समेत बहुत सौ की जान में जान आई। ये क्या बदतमीज़ी है खजान? वो उठते हुए गुस्से से चिल्लाई। प्लीज़ मामा, मुझे मजबूर मत करें कि मैं आपसे बदतमीज़ी कर जाऊं। ये मेरी ज़िंदगी और इसका हर फैसला करने का हक मुझे ही होना चाहिए। वो हाथ उठाकर उन्हें टोक गया। वो बेयकीनी से उसे देख कर रह गई। हैरत तो इजहार साहब को भी हुई थी। कहाँ वो यूं उनके सामने बोलता था। वो उल्फत बेगम को जवाब देकर उसकी तरफ मुड़ा, जो आंखें फैलाए शजर सी खड़ी थी। और तुम आज के बाद ये हरकत मत दोहराना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लड़ना झगड़ना, डांटना या गुस्सा करना है सर आंखों पर, मगर इस हद तक नहीं जाना, वरना मैं जिस हद तक जाऊँगा तुम सोच भी नहीं सकती। उसकी आंखों में आंखें गाड़े कागजात के टुकड़े उसके हाथ पर रखते हुए उसने सर्द लहजे में कहा। मुस्कुराती आंखों में गुस्सा और नागवारी थी। लहजा सर्द तो था मगर सख्त नहीं था। उल्फत बेगम जलती भुनती वहाँ से उठ गई। उम्मीद है समझ गई होगी। उसको मुंह और आंखें फाड़कर खुद को देखता पाकर गजान ने हाथ बढ़ाकर उसका हल्का सा खुला मुंह बंद किया। अपनी इतनी मेहनत को यूं ज़ाया जाते देखकर उसका दिल चाहा कि वो उसका मुंह नोच ले। कितने जनतों के बाद हानिया और फहाम को धमकाकर उनके वकील से पेपर बनवा कर लाई थी। क्या ऐसे क्या देख रही हो? मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल चाह रहा है कि मेरा मुंह नोच लो। कोई बात नहीं, ये सामने खड़ा हूँ, कर लो जो करना है। उसने जीन्स की जेबों में हाथ डालते हुए उसे अपने वहाँ खड़े रहने की यकीन दहानी करवाई। उसने तलमलाते हुए हाथ में पकड़े कागज़ उसके मुंह पर मारे और पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। बस इतनी सी बात थी। ऐसे ही टेंशन से हौल रहे थे। उसने कंधे उचकाते हुए सबको देखा और जूस उठाकर दोबारा से साहब का शुगल में मसरूफ़ हो गया।
बेबे ने तशक्कुर से उसे देखा। चलो शुक्र है तुम अपने बाप पर नहीं गए, वरना उसने तो आखिर ही की हुई है। खाना लगवाइए, भूख लगी हुई है। आगा जान तंजिया निगाहों से इजहार साहब को देखते उठ गए। फिरदौस चच्ची ने रिमशा और तारा को खाना लगाने का कहा तो रिमशा आंख बचाकर खिसक गई। वो नफ़े में सर हिलाती खुद उठ गई। खाना लगाकर उन्होंने तारा को सबको बुलाने का कहा। वो सबको कहकर आखिर में रोशानी के कमरे में आई। रोशी खाना खा लो, उसने दरवाजे से हल्का सा झांक कर कहा। क्यों? उसने तेज़ नज़रों से उसे घूरा। अमूमन तो लोग भूख लगने की वजह से खाना खाते हैं। अभी तक साइंसदान और कोई वजह दरियाफ्त नहीं कर पाए कि खाना क्यों खाया जाता है, इसलिए कोई और वजह मुझे भी नहीं पता। जवाब देना तो जैसे तारा पर फ़र्ज ही था। बकवास बंद करो और शक्ल गुम करो अपनी। वो धाड़ी देख लो, रात में उठकर कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आजकल फिरदौस बीबी किचन को ताला लगवाती हैं। एक बिल्ली बहुत तंग कर रही है, उसने लापरवाही से कहा। तारा शट ऑफ, वो पूरी कुव्वत से चीखी। वो वापस जाने की बजाय दरवाज़ा बंद करके उसके पास आई। मुझ पे गुस्सा निकालना है तो निकालो, मैं बुरा नहीं मना रही, मगर इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर यूँ नीचे नहीं जाओगी तो तुम्हारी लंदन पर सास समझेगी कि तुम उनसे डर गई हो। और वैसे भी कब तक खाना नहीं खाओगी या बाहर नहीं आओगी? किसी दूसरे की वजह से अपना जी क्यों जलाना? ये तुम्हारा घर है, पूरी शान से रहो, उसने रसानियत से उसे समझाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने दोनों हाथों से कनपटियाँ मसली। कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है। तुमने जो फ़ोन पर उल्फत बीबी से वादा किया था पूरा किया। अभी जो कुछ भी हुआ वो उनके बेटे का किया धरा है। तुम अपना कहा पूरा कर चुकी हो, अब वो जाने और उनका बेटा। तुम्हारा अब इस मामले से कोई लेना देना नहीं। क्या सर में दर्द हो रहा है? दबा दूँ? उसको सर मसलते देखकर उसने पूछा। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। एक मशवरा दूँ? इतना कुछ मेरी इजाज़त से ही बोल रही हो ना? उससे इजाज़त तलब नज़रों से खुद को देखता पाकर रोशानी ने मसनूही खफकी से कहा। तुम इस मामले से खुद को अलग कर लो। जो चल रहा है चलने दो। ये ऊँट कभी ना कभी तो किसी करवट बैठेगा। वैसे भी तुम्हें कौन सा अभी शादी करनी है जो तुम इस बात को ख़त्म करना चाह रही हो, इसलिए बिल्कुल ही खामोश हो जाओ। तुम एक बार कागजात देकर अपना फ़र्ज़ पूरा कर चुकी है। अब जो करना होगा वो लोग खुद ही देख लेंगे। वो इस वक्त मुकम्मल बेबे की ज़बान बोल रही थी। अभी कल ही तो उन्होंने उसे बुलाकर सारी बात बताई थी कि गज़ान ये रिश्ता रखना चाहता है, और चूँकि वो रोशानी की सबसे अच्छी दोस्त है तो उसे समझाए, और ये भी कि वो वक्तन फ़वक्तन उसका दिल साफ़ करने की कोशिश करे। तारा को उसका ब्रेन वॉश करने का सबसे अच्छा मौका यही लगा। सुन रही हो ना मेरी बात? उसको गुमसुम देखकर उसका कंधा झुंझोड़ा। अच्छा चल अब मूड ठीक कर, मुँह हाथ धोकर नीचे आ। जानती है ना बेबे परेशान हो जाती है, शाम को भी रो रही थी, कुछ उनका ही ख्याल कर लिया कर, वो कहती बाहर निकल गई। बाबा देख रहे हैं अपने ख़ानदान में मुझे फंसाकर खुद दोनों जन्नत की सैरें करते फिर रहे हैं। उसने शिकायती नज़रों से सामने दीवार पर लगी अनवर साहब और ताहिरा बेगम की तस्वीरों को देखा। वो नीचे आई तो गज़ान, रिमशा, साद और रुमैसा नाश्ते में मशगूल थे। चूँकि इतवार का दिन था तो उनके लेट उठने की वजह से सब बड़े नाश्ता कर चुके थे। बस बेबे ही उनके पास बैठी थी। हॉल में मौजूद उल्फत बेगम पर नज़र पड़ी तो उसका मूड एकदम से ख़राब हुआ। तो शानी पर शिकनों का जाल लिए वो ज़ोर से कुर्सी घसीटकर हरीम के साथ बैठी और तारा को नाश्ता लाने को कहा। पुप्पो मैंने नहीं दूध पीना। हरीम जो मुँह बसोरे बैठी थी उसको देखकर दुहाई दी। क्यों नहीं पीना? उसने हरीम को आंखें दिखाई। आप मुझे डांट रही हैं, मुझे नहीं खाना। उसने प्लेट परे धकेली। चुपचाप नाश्ता करो वरना एक खींच कर थप्पड़ लगाऊंगी, उसने सख्ती से उसे झिड़का। फुप्पो, उसकी आंखों में पहले बेयकीनी और फिर सदमा उभरा। उसकी फुप्पो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? पल में उसकी आंखें भर आई। मैंने कहा ना सुकून से नाश्ता करो, उसने लुकमा बनाकर उसकी तरफ बढ़ाया। कुड़िए तेरा दिमाग ख़राब हो गया, किसी और का गुस्सा इस पर क्यों निकाल रही है? बेबे ने उसे टोका। वो कोई जवाब दिए बगैर हरीम को घूरने लगी। मुझे नहीं खाना, वो उसका हाथ झटकती उठी। हरीम वापस आओ, वो पीछे से चिल्लाई, मगर वो भी उसी की ही भतीजी थी। पलट कर देखना तक गवारा नहीं किया था। बच्ची पर क्यों गुस्सा कर रही हो रोशी? फिरदौस चच्ची ने नरमी से कहा। वो सर झटक कर नाश्ता करने लगी। तारा प्लीज़ तुम मेरे लिए दूसरा ऑमलेट बना दोगी, इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है, रुमैसा ने प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्यों, वो तुम्हारी मुलाजमा है? इसे और भी बहुत से काम है, फारिग नहीं बैठी। अगर नखरे से करने हैं तो जाकर किचन में खुद बना लो। रुशान ने तिरछी नज़रों से उसे देखा। मैं नाश्ते में इतना ऑयल नहीं लेती, रुमैसा उसके तेवर देखते हुए आहिस्तगी से बोली। तो उसने भवें अचकाई। सॉरी, वो आंखों में आती नमी छुपाने को प्लेट पर सर झुका गई। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी चलता है? गज़ान ने आहिस्तगी से रिमशा से पूछा। ये पहली बार है, उसने नफ़ी में सर हिलाया। आपका फ़ोन बज रहा है। हरीम की नरूठी आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा तो हाथ में उसका मोबाइल लिए खड़ी थी। आंखें और नाक रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी। उसके गालों पर आंसू के निशानात देखकर उसे गहरे मलाल ने आन घेरा। इससे पहले वो उसे रोकती, वो मोबाइल मेज़ पर रख कर जा चुकी थी। बिस्मा की कॉल देखकर उसने फ़ोन रिसीव करके कान से लगाया।
मैंने तुम्हें असिस्ट हायर करने के लिए कहा था और तुम खुद भी छुट्टी पर जाना चाह रही हो। मेरे ख्याल से बहुत हो गया काम, अब तुम्हें आराम कर ही लेना चाहिए। कल मत आना, बल्कि एक काम करो, पिछले दिनों की सैलरी लो और अभी ही चली जाओ। दूसरी जानिब से जाने क्या कहा गया कि वो गसीले लहजे में बोली, मैम मेरा वो मतलब नहीं था। वो उसके गैर मुतवक्का रवैया और जवाब पर गड़बड़ा गई। वॉटएवर, तुम्हारे पास आज शाम तक का वक्त है। अगर असिस्ट ना रख सकी तो कल से तुम्हें भी काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, समझी? वो उसकी सुने बगैर फ़ोन बंद कर गई। क्या मसला है तुझे? क्यों हर किसी को काट खाने को दौड़ रही है? अब इस बेचारी बच्ची का क्या कसूर है जो उसे झिड़क रही है? बेबे ने उसे घर का नरमी राज कहाँ आती है? वो बुड़बुड़ाते हुए कुर्सी से उठी। खबरदार, जो तूने उसे नौकरी से निकाला तो बड़ी बुरी तरह पेश आऊंगी। खुदा ने अगर तुझे किसी का वसीला बनाया तो तू कौन होती है किसी को बेरोजगार करने वाली? बेबे ने उसकी पुश्त को घुरते हुए ऊंची आवाज में कहा। सुन रही है ना? उसको बिना जवाब दिए जाता देखकर उन्होंने उसे पुकारा। सुन लिया है। वो बिना मुड़े बोलती हुई ऊपर चली गई। रुख कमरे की तरफ था जहां उसे हरीम को मनाना था। हर वक्त करीब रहने का मौका अच्छा है, कोशिश कर ले। बेबे के उठ जाने के बाद रुमैसा ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आइडिया बहुत शानदार है। रिमशा चहकी। उसे रुमैसा गजान के रुशाने के बारे में ख्यालात बता चुकी थी। बस एक बात का ख्याल रखना, काम के मामले में काफ़ी खड़ूस है। तुम तो फिर दोहरे मुजरिम हो, साद ने हंसते हुए कहा, जिस पर वो ठंडी आह भरकर रह गया। इतनी जल्दी आहो फगा के मकाम पर पहुंच गए हैं? रिमशा ने शरारत से हंसते हुए रुमैसा की तरफ देखा तो वो फीका सा मुस्कुरा दी। डोंट वरी यार, आप ही अभी गुस्से में है। रिमशा ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखते हुए कहा, इस सब में मेरी क्या गलती है? बात गलती की नहीं है, बस वो थोड़ा हर्ट हुई हैं, इसलिए ऐसा रद्द अमल दे रही हैं। तुमने देखा नहीं हरीम जो उसकी सबसे ज़्यादा लाडली, उसे डांट दिया, और ये पहली बार है जो वो यूँ गुस्सा कर रही हैं। कुछ देर तक खुद ही ठीक हो जाएंगी। रिमशा के समझाने पर वो सर हिला गई। उसने कमरे में झांका मगर वो वहाँ नहीं थी। कुछ सोचकर वो चलती हुई छत की तरफ आई। अमूमन वो उससे डांट खाकर छत पर पाई जाती थी और अब भी उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो मुंह फुलाए, आंखों में आंसू लिया और टैडी बियर सीने से लगाए झूले पर बैठी थी। वो खामोशी से चलती हुई उसके पास जाकर खड़ी हुई। हरीम बार बार अपनी आंखें रगड़कर आंसू पोंछ रही थी जो उसकी मौजूदगी से मजीद रफ्तार से बह रहे थे। उसको रोते देखकर रुशाने को नदामत ने आ घेरा। उसको हिचकियों से रोता देखकर उसने बेइख्तियारी खुद पर लानत भेजी। हरीम मेरा प्यारा बेटा क्यों रो रहा है? उसे पिचकारते उसने झूले पर बैठना चाहा मगर वो एक झटके से झूले से नीचे उतरी और एक हाथ की पुष्ट से गाल रगड़ती वहाँ से चली गई। बेटा बात तो सुनो ना। वो उसको पुकारती उसके पीछे आई मगर वो अनसुनी करती तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती बाहर की तरफ बढ़ी। उन दोनों को आगे पीछे आता देखकर रुमैसा और गजान ने एक दूसरे को देखा। ये एक और शो है, आप लोग एंजॉय करें क्योंकि ये रोशी आपी के लिए टफ टास्क साबित होने वाला है। रिमशा ने उनके तासुरात देखते हुए कहा, हरीम आई एम सॉरी, आई नो मेरी गलती है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। पुप्पो सॉरी हैं। उसको दरवाजे से निकलता देखकर रुशाने ने उसे आवाज़ दी। उसकी बात पर वो ठहरी और फिर पलट कर चंद कदम चलती हुई उसकी तरफ आई और नम आंखें रंधी आवाज़ में गोया हुई, मेरी गलती नहीं थी मगर बिला वजह आपने मुझे डांटा, थप्पड़ तक मारने का कह दिया और मुझसे इतनी सख्ती से बात की। अगर मेरी गलती होती तो मुझे इतना दुख नहीं होता। उसका सदमा ख़त्म होने में नहीं आ रहा था कि उसकी पुप्पो ने उससे बगैर किसी वजह के ऐसा सख्त रवैया अपनाया। रुमैसा और गजान की हैरत अरूज पर थी। वो छोटी सी बच्ची इतना दिल पर ले गई थी। बस गुस्से में कह दिया, मारा तो नहीं ना? और मैं भला क्यों मारूंगी अपनी जान को थप्पड़? तुम तो मेरी लिटिल प्रिंसेस हो, यहाँ आओ मेरे पास। उसने कहते साथ ही अपनी बाहें फैलाए। कहने और करने में क्या फ़र्क होता है? आज कहा है कल मार भी देंगी। उसने हाथ मारकर बालों को पीछे किया। वो अब रोना धोना भूलकर रुशाने से दो बदू लड़ने में मसरूफ़ थी। तख्त पर बैठी बेबे गाल पर हाथ रख के दोनों को देख रही थी। ये दोनों एक दूसरे के ही काबू आती थी। वो तीनों भी डाइनिंग टेबल पर बैठे मुफ्त का शो देख रहे थे। हो गई ना खामोशी? मैं जानती हूँ मेरी मामा बाबा नहीं है ना, तो आप तंग आ गई हैं। उसको बेबसी से खुद को देखता पाकर हरीम कुछ और ही समझी थी, इसलिए उसका अपना ही डायलॉग दोहराती ये जा वो जा हुई। वो तो बोलकर चली गई थी मगर उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे कूड़ा दे मारा। वो फटी फटी आंखों से दरवाजे को देख रही थी जहाँ से वो बाहर निकली थी। तकलीफ़ हुई है ना? ऐसे ही हमें भी होती है जब ये जुमला तू बार बार हमारे सामने दोहराती है। ऐसे ही कलेजे पर हाथ पड़ता है जब तू बिला सोचे समझे हमारी मोहब्बतों को कदम तले रोंद कर चली जाती है। बेबे ने उसकी लट्ठे की माने सफ़ेद पड़ती रंगत को देखते हुए तासुफ से कहा। उसकी बिगड़ती हालत देखकर रिमशा उठकर उसकी तरफ आई। रिलैक्स आपी, वो अभी हर्ट हुई है तो इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है। रिमशा ने उसका बाजू सुलाते हुए कहा। वो ऐसा क्यों कह कर गई है रिमशा? मैं भला क्यों तंग आऊँगी? मेरी जान है वो ऐसा कैसे कह सकती है? उसने खाली खाली नज़रों से देखते हुए कहा।
इधर आइए। देखिए आपको तो पता है वो हर मामले में आपको कॉपी करती। किसी दिन गुस्से में आपको बोलते सुन लिया होगा तो बोल गई है, वरना उसे क्या पता कि क्या मतलब है इस बात का। आप ये पानी पियो और रिलैक्स हो जाइए, वो आ जाएगी। रिमशा उसको डाइनिंग टेबल तक लाई और कुर्सी पर बिठाकर पानी डालकर ग्लास उसके सामने किया। रिमशा ठीक कह रही है, तुम फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगी। गजान की बुरी किस्मत वो उसको दिलासा दे बैठा। कहाँ जानता था कि तसल्ली देने के चक्कर में उसका गम और गुस्सा ताज़ा कर रहा है। उसकी बात पर उसने एक झटके से सर उठाया। सारे फैलावे की वजह वही तो था। उसके तमाम तर गुनाह पूरी जुज़ियात से उसके दिमाग में घूमे। गलत टाइमिंग। रुमैसा ने उसकी आंखों से लपकते शोले देखते हुए सोचा। मेरा मतलब है कि तुम्हारे सख्त रवैये की वजह से वो हर्ट हुई है। बाद में सॉरी कर लेना। वैसे भी उस बच्ची में इस सब में उस बच्ची का क्या कसूर? तुमने फालतू में उसे झिड़क दिया। उसको कहरलुद निगाहों से खुद को देखता पाकर उसने वजाहत दी। क्या डिठाई थी, इतना कुछ करके किस शान से उसके सामने बैठा उसको तसल्लियाँ दे रहा था, अपने मतलब समझा रहा था। गुस्से ने पूरी शिद्दत से सर उठाया और उसने हाथ में पकड़ा पानी का ग्लास उसके मुंह पर फेंका। वो उछलकर कुर्सी से उठा। व्हाट द हेल इज़ दिस? अपनी शर्ट और बाल झाड़ते हुए गजान चीखा। आइंदा मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करना। उंगली उठाकर उसे वार्न करती वहाँ से उठी। बीवी हो मेरी, तुम्हारे मामलात में दखल देने का हक रखता हूँ। नहायत ही बेयकीनी बात की है, ये हक किसी भी वक्त खो सकते हो। उसने मुड़कर इस्तज़ाया कहा। गलत फहमी है तुम्हारी, तुम मुझे अभी जानती नहीं हो। बस एक रुख देखा है मेरा, दूसरा ना ही देखो तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। रात भी वार्न कर चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ऐसी तो हज़ारों का भी शिकवा नहीं। उसने अपनी गीली शर्ट की तरफ इशारा किया। धमकी दे रहे हो? उसने अब्रू अचकाया। वो चलता हुआ उसके करीब आकर रुका। जब तुम ऐसे आंखों में आंखें डालते हुए अब्रू अचकाकर बात करती हो तो कसम से बहुत प्यार आता है तुम पर। हॉल में बेबे और रिमशा लोगों की मौजूदगी के पेश नज़र उसने सरगोशियाना लहजे में कहा, ये छछोरी हरकतें मेरे साथ मत किया करो। वो उसको पीछे की तरफ धक्का देते हुए पलटी। रिमशा और रुमैसा को हंसते पाकर वो कुछ कहते कहते रुक गया। वो मुड़कर देखे बगैर कमरे में चले आए और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। बुटीक से तो वैसे ही लेट हो चुकी थी, इसलिए अलमारी खोलकर कपड़े तरतीब देने लगी। नीचे हॉल में बैठे तमाम लोग दरवाजे की ज़ोरदार आवाज़ पर एक दूसरे की शक्ल देख कर रह गए। क्या बात है, ये छोटी सी गुड़िया इतनी उदास क्यों बैठी है? रुमैसा टहलते टहलते घर की पिछली तरफ आई तो हरीम को एक पौधे के पास घुटनों पर सर रख के बैठे पाया। उसने ज़रा सा सर उठाकर रुमैसा को देखा और फिर दोबारा अपनी पोजीशन में वापस चली गई। तुम नाराज़ हो? रुमैसा ने उसके पास बैठते हुए पूछा। हाँ, मगर अपनी पुप्पो से। उनसे तो मैं भी नाराज़ हूँ, रुमैसा ने कहा तो हरीम ने उसे हैरत से देखा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे भी डांटा है। वैसे तुम्हारी पुप्पो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसने मुंह बसूरा। पल भर में हरीम की नन्ही सी पेशानी पर लातादाद बल पड़े और चेहरे पर दुख की जगह गुस्से ने ले ली। आप मेरी पुप्पो के बारे में ऐसा मत कहिए। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही, देखो ना तुम्हें भी डांट दिया। रुमैसा ने उसके तासुरात पर मुस्कुराहट दबाई। मैंने कहा ना, पुप्पो के बारे में कुछ मत कहिए। उन्होंने मुझे डांटा क्योंकि वो उस वक्त गुस्से में थी, वरना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटती, मेरी गलती पर भी नहीं। हाँ, बस स्टडी के मामले में कभी डांट दे तो बाद में मना लेती है। आपकी मामा ने उन्हें बुरा भला कहा तो उन्हें इतना गुस्सा आ गया। मैं जानती हूँ, मैंने छोटी दादू की बातें सुनी थी। उसका लहजा जताता था कि आपकी मामा की वजह से मेरी पुप्पो गुस्से में है, वरना वो ऐसी नहीं है। रुमैसा को खामोश करवा गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो इतनी भी बच्ची नहीं है। रुशान ने उसे अच्छा खासा समझदार बना चुकी है। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी पुप्पो तुम्हें कैसे मनाती हैं? चंद मिनट की खामोशी के बाद रुमैसा ने दिलचस्पी से पूछा। अभी तो वो बेबो के पास जाएंगी, कुछ देर उनके पास बैठेंगी, फिर मुझे चॉकलेट्स देंगी, कुछ अच्छा सा खाने को मंगवाएंगी, ज़ोर से हक करेंगी और बहुत देर तक गोद में बिठाए रखेंगी। अब की बार उसने आंखें मटकाई। रुमैसा को उसकी नाराज़गी की लंबी होती किस्त के पीछे की वजह समझने में एक लम्हा लगा था। ये छोटा पैकेट अब नखरे उठाने के चक्कर में था। तकरीबन 11 बजे वो नीचे आई तो बेबे को हॉल में ना पाकर वो उनके कमरे में आई। वो बेड पर बैठी तारा से कंघी करवा रही थी। वो खामोशी से उनकी गोद में सर रखकर लेटते हुए उनका दुपट्टा मुंह पर रख गई। क्या हुआ, इतनी चुप चुप क्यों है? बेबे ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछा। पता नहीं, उसने हौले से जवाब दिया। क्यों फालतू में अपना दिल जला रही है? सब कुछ दफ़ा क्यों नहीं कर देती? बेबे ने उसका उतरा चेहरा देखते हुए कहा और तारा को जाने का इशारा किया। वो सर हिलाती बाहर चली गई। मैं नहीं कर सकती बेबे, आप देख नहीं रहे वो कितनी नफरत करती है मुझसे। हालांकि जब से मैंने होश संभाला है पहली बार मिल रही हूँ, फिर जाने वो किस चीज़ की दुश्मनी लगाए बैठी हैं। होते हैं ऐसे कुछ लोग जो छोटी छोटी बातों को दिल में रखते हैं और फिर सारी ज़िंदगी ना तो खुद सुकून से रहते हैं और ना किसी दूसरे को रहने देते हैं। उल्फत का भी वही हाल है। मैं समझी नहीं। उसने हल्का सा दुपट्टा सरका कर उन्हें देखा। छोड़ तू इस बात को, मुझे तो तेरी समझ नहीं आ रही। तुझे माँ की दुश्मनी तो दिखाई दे रही है, मगर उसकी मोहब्बत नज़र नहीं आ रही जो हर वक्त तेरे आगे पीछे फिरता है। तू उस बेचारे को किस बात की सज़ा दे रही है? बेबे ने नामहसूस अंदाज में अब अपनी वकालत की कुर्सी संभाली।
छोड़िए बेबे, आप नहीं जानते आजकल के लड़कों को। और ये आपका ये लंदन पर्ट पोता, जाने कितनी लड़कियों से अफेयर होंगे। जितना छोरपन उसके अंदर भरा हुआ है, 2-4 गर्लफ्रेंड्स तो ज़रूर होंगी। उसने दुपट्टा हटाकर मुंह बिगाड़ते हुए उन्हें देखा। ये क्या होता है? बेबे ने नासमझी से उसे देखा तो वह सर पीट कर रह गई। उफ बेबे, मेरा मतलब था कि जितनी छोरी हरकतें ये करता, लंदन जैसे शहर में जहाँ लड़कियाँ इंतहाई आज़ाद ख्याल होती हैं, किसी न किसी के साथ तो उसका आंख मटक्का होगा, 2-4 सहेलियाँ भी बनाई हुई होंगी। ऐसा लगता तो नहीं है। बेबे ने नाक पर उंगली रखी। लगता कोई भी नहीं है, होते सभी हैं। उसने अपनी बात पर जोर दिया। अगर ऐसी बात है तो मैं पूछूंगी उससे। ये कोई बात हुई भला? हैं, बीवी के होते हुए पराई लड़कियों से इश्क माशूकी गांठ रखी है। बेबे की मुकम्मल संजीदगी पर उसने बामुश्किल मुस्कुराहट रोकी। वो उसके लिए अच्छा खासा गड्ढा खोद चुकी थी। ज़्यादा नहीं तो इतने दिनों के उसके इतना तंग करने का कुछ बदला तो पूरा होगा। अच्छा, उससे तो मैं पूछ ही लूँगी, मगर अभी तो अपना मूड ठीक कर। हर किसी पर गुस्सा करती फिर या जाकर हरीम को देखा और रुमैसा से भी माजरत कर लेना। क्या सोचेगी वो बच्ची इतने सालों बाद आई और तूने उसे डांट दिया? बेबे ने नरमी से उसे कहा तो वो सर हिला गई। मजीद आधे घंटे तक वहीं रहने के बाद वो उनके कमरे से बाहर निकली। हॉल में ही गजान मौजूद था। कदमों की आहट पर उसने सर उठाकर देखा तो उसको देखकर मुस्कुराया। जवाबन उसने भी खूबसूरत सी मुस्कान उसकी जानिब उछाली। वो जहाँ था वहीं थम गया। कितनी गैर मामूली बात थी। वो जो सुबह से काट खाने को दौड़ रही थी, अब उसका यूं मुस्कुराना उसे बढ़ता हैरत में डाल गया। आंखें फाड़े उसे खुद को देखता छोड़कर बावर्ची खाने में खटपट की आवाज़ पर उसने उधर का रुख किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा कहाँ है? रुमैसा को चाय बनाता देखकर उसने पूछा। पता नहीं, शायद बाहर है। उसके मूड की वजह से उसने मुख्तसर जवाब दिया। तो उसे कह देती, वो चाय बना देती। अच्छा तुम हटो, मैं बनाती हूँ। नहीं, मैं बना लेती हूँ, यकीन करो, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। उसने मुस्कुराते हुए उसे पीछे किया और ख़ुद पतीली में दूध डालने लगी। इस डब्बे में बिस्किट है, वो प्लेट में निकालो। उसने एक तरफ दीवार में बनी अलमारी के ऊपर रखे डब्बे की तरफ इशारा किया। वो कुर्सी खींचकर उस पर चढ़कर डब्बा उतार लाए। हरीम की वजह से वहाँ रखें, ज़्यादा खाए तो दांत के दर्द की शिकायत करती है। चाय में इलायची डालकर उशानी रैक से कप उठाकर धोने लगी और मैसा खामोशी से बिस्किट निकालकर प्लेट में रखने लगी। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? उसको चुप देखकर रुशानिया ने पूछा। इतना तो उससे जान ही गई थी कि वो ज़्यादा देर खामोश रहने वालों में से नहीं थी। नहीं, मैं भला क्यों नाराज़ होंगी? उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। मैं जानती हूँ तुम नाराज़ हो, होना भी चाहिए। सुबह मैंने बिला वजह तुम पर गुस्सा किया। आई एम सॉरी। अरे नहीं, इट्स ओके, हो जाता है, इंसान गुस्से में टेम्पर लूज़ कर जाता है। और आपका इतना कसूर भी नहीं था। मामा की बातों का इतना रद्द-ए-अमल तो आपका भी जायज़ था। रुमैसा ने हमवार लहजे में कहा। ये चाय तैयार हो गई है, तुम प्लेट ले आओ। ये मैं ले जाती हूँ। उसने दोनों कप उठाकर ट्रे में रखे और ट्रे उठाए बाहर आए। हॉल खाली पड़ा था। गजान उठकर कमरे में जा चुका था। उसने ट्रे टेबल पर रखी और सोफे पर बैठकर बावर्ची खाने की तरफ देखा, जहाँ से रुमैसा बिस्किट की प्लेट लिए आ रही थी। हरीम को देखा है कहीं? हाँ, कुछ देर पहले बाहर थी, रुमैसा ने कहा। वो दोनों चाय पीते हुए इधर उधर की बातें कर रही थी कि उल्फत बेगम तैयार होकर नीचे आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कब का कहा हुआ है कि तैयार हो जाओ और तुम ऐसे ही बैठी हो? उन्होंने रोशाने पर एक नखवत भरी नज़र डालते हुए करख्त लहजे में कहा। सॉरी मामा, मेरे जहन से निकल गया था। रुमैसा उनके तेवर देखते हुए झट से उठी। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, बस चेंज ही करना है। रहने दो, मैं खुद ही चली जाती हूँ, तुम अपनी रिश्तेदारियाँ निभाओ। वो एक कड़ी नज़र रुशाने पर डालती वहाँ से वॉकआउट कर गई। तुम प्लीज़ मामा की बातों का माइंड मत करना, बस वो गुस्से की तेज़ है, वरना दिल की बहुत अच्छी हैं। रुमैसा ने रुशाने के चेहरे पर संजीदगी देकर जल्दी से कहा, जिस पर वो गहरी सांस लेकर सर हिला गई। क्या तुम फारिग हो? साद अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। जब गजान ने दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। कुछ ज़्यादा काम नहीं है? क्यों? यार, मुझे रोशाने के स्टोर तक जाना है, वहाँ के लोग मुझे जानते तो हैं नहीं। तो तुम मेरे साथ चलो, तारुफ भी करवा देना, और तुम साथ होगे तो मुझे मुश्किल भी नहीं होगी। शायद कल कोई मुझे कह रहा था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, उसने जताते लहजे में कहा। अच्छा ना, अब नखरे मत करो, उनके लिए मेरी मनकोहा ही काफ़ी है। उसने उसकी कमर में धप लगाई। मैं तुम्हें इससे भी बेहतर आइडिया दे सकता हूँ। लैपटॉप एक तरफ रखकर उसकी तरफ मतवज्जे हुआ। क्या? रोशी नहीं मान रही है और ना ही ताईजान। तो तुम एक काम करो, थोड़ी सी गरज बरज से काम चलाओ, मतलब ताईजान के साथ हतमी लहजा अपनाओ कि तुम किसी सूरत भी रोशाने को नहीं छोड़ोगे। और रही रोशी, तो शौहर होने का रोब डालो, एक आध जुड़ भी सकते हो, बाद में मना लेना, हैप्पी एंडिंग। आखिर में वो चाह कर भी मुस्कुराहट न रोक सका। मैं मामा से बदतमीज़ी किसी सूरत नहीं कर सकता, और रोशा, उससे तो सख्त लहजे में बात करने की इजाज़त नहीं देता मेरा ये दिल, और तुम एक आध जुड़ने की बात करते हो। उसने मध्यम सा मुस्कुराते हुए कहा। फिर तेरी ज़िंदगी में खजल खुवारी लिखी है, क्योंकि मुझे तो सास बहू दोनों ही तुम्हारी नरमी को घास तक डालती नज़र नहीं आ रही। साद ने कंधे उचकाए। अच्छा तुम अभी तो चलो मेरे साथ। गजान उसे खींचकर उठाता बाहर लाया। अभी वो लोग दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि हॉल में बैठी रुशाने ने आवाज़ देकर रोका।
शहर जा रहे हो? हाँ, उसने सवाल साथ से किया था मगर जवाब ग़ज़ान की तरफ से आया था। कब तक वापस आओगे? उसे नज़रअंदाज करते हुए उसने साथ से पूछा। उसके इस तरह नज़रअंदाज करने पर वो बदमज़ा होकर बाहर निकल गया। 2-3 घंटे लग जाएंगे। तुम्हें कुछ मंगवाना है? कुछ खाने को लेते आना। हरीम और रिमशा का तो तुम्हें पता है, रुमैसा से पूछ लो। क्या खाओगी तुम? उसने साथ से कहते हुए पलट कर रुमैसा से पूछा। कुछ भी खा लूँगी। चलो ठीक है, इसके लिए कुछ भी ले आना और हमारा पुराना मेन्यू ही होगा। पैसे हैं तुम्हारे पास या मैं दूँ? अभी हैं, बाद में ले लूँगा। साद हॉर्न की आवाज़ सुनकर जवाब देता बाहर निकल गया। अभी वो दोनों वहीं बैठी थी कि हरीम कमरे से निकलती दिखाई दी। रुशाने को तिरछी निगाहों से देखती वो उसके सामने सोफे पर जा बैठी। रुमैसा, तुम्हें पता है मैंने एक छोटे बेबी के लिए ढेर सारी चीज़ें मंगवाई हैं खाने पीने के लिए। रुशाने उसको गाल पर हाथ रख के टीवी की जानिब मुतवज्जे देखकर बोली तो उसके कान खड़े हुए। मगर वो छोटा बेबी तो तुमसे नाराज़ नहीं है? रुमैसा ने सोचते हुए डरामाई अंदाज में कहा। हाँ है तो नाराज़ ही, मैं भी बहुत सैड हूँ। मेरी प्रिंसेस मुझसे गुस्सा है, मुझसे बात नहीं कर रही। मैंने सॉरी भी बोला मगर उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। रुशानी ने चेहरे पर दुख तारी करते हुए आ भरी। हरीम ने चौंक कर उसे देखा जो मुंह लटकाए बैठी थी। उसकी पुप्पो उसकी वजह से तकलीफ़ में थी। वो बेख्तियार उठकर उसकी तरफ आई और खामोशी से उसकी गोद में बैठी। रुमैसा उसे देखते हुए मुस्कुराई। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। अपने छोटे छोटे हाथ उसके गाल पर रखकर उसने यकीन दहानी करवानी चाहिए। तुम हर्ट हुई थी? रुशानी ने उसका हाथ लबों से लगाते हुए मोहब्बत से पूछा। हाँ, क्योंकि आपने सख्ती से मुझसे बात की और मुझे डांटा। मुझे दुख हुआ था और मैं रोती भी रही। उसने उसके गले में बाहें डालते हुए मुंह बसूरा। फूफो की जान, आई एम सो सॉरी। बस फूफो को गुस्सा आ गया था ना, तो डांट दिया। रुशानी ने उसकी कनपटी चूमी। रुमैसा उन दोनों को आपस में मगन देखकर वहाँ से उठ के वो उसकी गर्दन में सर दिए यूं बैठी थी जैसे बरसों बाद मिली हो। हरीम, एक बात पूछूं तुमसे? रुशानी ने उसका सर उठाते हुए पूछा। क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करती या तुम्हारा ख्याल नहीं रखती? तुम्हें कभी ज़्यादा डांटा या हाथ उठाया है? उसके बाल संवारते हुए उसने पूछा। नहीं तो आप मुझसे तो बहुत प्यार करती हैं, आप क्यों मुझे मारेंगी? मेरी पुप्पो बहुत अच्छी है, उन जैसा कोई नहीं है। मैं स्कूल में भी सबको बताती हूँ आपके बारे में। तो फिर ये क्यों कहा कि तुम्हारे मामा बाबा नहीं है इसलिए मैं तंग आ गई हूँ? वो तो जब आप गुस्से में हो तो बेबे को बोलती है ना, तो मैं भी तब गुस्से में थी इसलिए आपको बोल दिया। उसने कंधे झुकाते हुए जवाब दिया। मेरी जान, आइंदा ऐसा मत कहना। मेरी जान निकाली थी तुमने। मेरे लिए मेरी सांसों से ज़्यादा ज़रूरी हो तुम। अल्लाह ना करे कि मैं कभी तुमसे तंग पड़ूँ। तुम तो मेरी छोटी सी गुड़िया हो, फुफ्फो की जान, फुफ्फो की प्रिंसेस हो, ऐसा सोचना भी मत। मोहब्बत से उसका गाल चूमते हुए उसने उसे खुद में समोया। हरीम भी दोनों बाजू उसके गले में डालते हुए उसकी गर्दन में मुँह छुपा गई। रात का खाना खाकर वो लोग हॉल में बैठे बातों में मगन थे। बड़े सब बेबे के कमरे में उनके पास बैठे थे, जबकि यंग पार्टी हॉल में बैठी टीवी देखने के साथ साथ इधर उधर की बातें कर रही थी। हरीम उसके साथ टेक लगा बैठी उसके मोबाइल पर गेम खेल रही थी। यार साथ मैंने कल एक इश्तिहार देखा था, किसी बंगाली बाबा का था, महबूब आपके कदमों में। क्या ये सच होता है? ग़ज़ानी की नखियों से रुशाने को देखते हुए कहा, जो रुमैसा की किसी बात का जवाब दे रही थी। तुम क्यों पूछ रहे हो? साद ने चौंक कर पूछा। मैंने ना महबूब कदमों में लाना है। देख नहीं रहे हो कितना सख्त मिजाज है, मुझसे तो हैंडल हो नहीं रहा। सोचा फूंक मरवा कर देख लेते हैं। उसने बेचारगी से कहा जैसे कोई संगीन मसला दरपेश हो। आप अपना महबूब कदमों में लाना चाहते हैं? वेरी बैड। कितनी सोच छोटी है आपकी। महबूब कदमों में कौन लाता है? रुमैसा ने मसनूही अफसोसज़दा लहजे में कहा। अब ऐसी भी बात नहीं भाई, मैं कदमों की बजाय दिल का एड्रेस दे दूंगा। वैसे वो 24 घंटों में काम करने का दावा कर रहा था, तो उस हिसाब से अगर मैं अभी कॉल करता हूँ तो कल इसी वक्त मेरा महबूब मुझ तक पहुँच जाएगा। ग़ज़ान ने सोचने की एक्टिंग करते हुए उसे देखा। तो देर किस बात की, अभी नंबर मिलाइए और धमाकेदार ऑफर से फ़ायदा उठाइए। रिमशा ने किसी कमर्शियल मॉडल की तरह हाथ नचा नचा कर कहा। रुशानी ने तिरछी नज़र से उसे घूरा तो वो जल्दी से होंठों पर हाथ रख गई। ग़ज़ान ने नोट किया था कि नाराज़गी या गुस्से में बात करते हुए वो गर्दन को हल्का सा खम देकर तिरछी नज़र से घूरती कि मुकाबिल खामखा सटपटा जाता। इससे पहले मज़ीद कोई बात होती। हरीम के हाथ में उसका मोबाइल बजने लगा। हरीम ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बिस्मा? सुबह वाली बात पर नादिम थी कि ऐसे ही उसे झिड़क दिया, इसलिए खुश दिली से उसका हाल अहवाल पूछने लगी। दूसरी जानिब से बिस्मा की चहकती आवाज़ सुनाई दी। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गैस करे मेरे पास क्या खबर है? जैसे तुम चहक रही हो इससे तो लग गया कि तुम्हें असिस्टेंट मिल गया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ग़ज़ान के होंठों पर मुस्कुराहट फैली। बाकी सब भी हमतन गोश हो गए थे। जी बिल्कुल ठीक समझिए आप। बहुत अच्छा लड़का है, हैंडसम सा बंदा है, डिसेंट सा। आपको पता है जितना पिछले कुछ दिनों में उन न्यू लोगों ने तंग किया हुआ था, मैंने इस बार काफ़ी कंडीशंस रखी हैं और हैरत की बात है उसने हमारी सारी शराइत बिना कोई एतराज़ किए मंजूर की है। बिस्मा ने उसे तफसील से आगाह किया। अच्छा, ऐसी क्या शराइत रखी है? उसका जोश देखते हुए उसने दिलचस्पी से पूछा। दिल लगाकर काम करना, हर वक्त बॉस के साथ रहना। बॉस जहाँ जाए साथ जाएगा। आउट ऑफ सिटी या
कंट्री बॉस की मर्जी होगी, कोई छुट्टी नहीं करनी, किसी कॉलीग से बदतमीजी या लड़ाई झगड़ा ना हो। बॉस अगर इतवार को भी ऑफिस आए तो उसे भी आना होगा, बिना बताए जॉब नहीं छोड़ेगा। अगर वो जॉब छोड़ना भी चाहे तो 1 महीना पहले नोटिस देना होगा। बिस्मा, तुमने जॉब के लिए बंदा रखा है या ख़रीदा है? रुशानी उसकी शराइत सुनकर हंसते हुए बोली। वैसे इतनी शर्तों के बाद भी वो कैसे मान गया? उसे हैरत हुई। थोड़ी हैरत तो मुझे भी हुई, मगर मुझे उसके यूँ एग्री करने से वो काफ़ी ज़रूरतमंद लगा कि बिला चूर चुरा उसने सारी बातें मान ली। साद साहब भी कह रहे थे कि बंदा काफ़ी ज़रूरतमंद है। बिस्मा ने कहा। साद क्या मतलब? उसने बिस्मा से पूछते हुए साद को देखा। साद साहब ही तो लाए थे, कह रहे थे कि उनके जानने वाला है। बहुत मुश्किल में, हमें भी ऐसे ही बंदे की तलाश थी जो दिल लगाकर काम करे, तो मैंने रख लिया। आपको साद साहब ने नहीं बताया? ओह अच्छा सही, उसने सर हिलाते हुए जवाब दिया। साद अभी आता हूँ कहकर उठ गया। जानता था कॉल बंद होने के बाद वो लाजमी पूछेगी। चलो ये तो अच्छा हो गया, ये तुमने ये काम निपटा लिया। सुबह तुम इसे काम समझा देना और परसों से मत आना। 1 माह की छुट्टी और सैलरी ले जाना जाते हुए, मैं किसी न किसी तरह हैंडल कर लूँगी। तुम बेफिक्र होकर सिस्टर की शादी निपटा लो। ओके मैम, बहुत शुक्रिया। वो ममनून हुई। अरे नहीं, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी होती है। मेरी सुबह वाली डांट दिल में मत रखना। उस वक्त मैं गुस्से में थी। आई एम सॉरी। उसने अगर उसे डांटा था तो अब बिना किसी हिचकिचाहट के सॉरी भी बोल रही थी। नो मैम, सॉरी की ज़रूरत नहीं, हो जाता है, मैं भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाइए। उसने आला ज़र्फ़ी से मुस्कुराते हुए कहा। ओके, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। सुबह स्टोर पर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। रोशानी ने उसके खुदाफिज कहने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। अरे मैंने उन्हें ये तो बताया ही नहीं कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से डिग्री होल्डर है। फ़ोन बंद होने के बाद याद आया तो बिस्मा ने माथे पर हाथ मारा। अच्छा खैर है, सुबह से ही मुझे यकीन है मैम न्यू एम्प्लॉय से मिलकर बहुत खुश होंगी। वो बुड़बुड़ाते हुए मोबाइल चार्जिंग पर लगाने लगी। मामा, डैड, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। ख़ज़ान ने नाश्ते की मेज़ पर इजहार साहब और उल्फत बेगम को मतवज्जे किया। मैंने यहाँ जॉब कर ली है। इजहार साहब के सवालिया निगाहों से देखने पर उसने बताया। सब ने एक बार रुक कर उसे देखा। हरीम को नाश्ता करवाते रोशाने के हाथ भी थमे। क्यों बरखुरदार, नौकरी की क्या ज़रूरत आन पड़ी? क्या यहाँ तुम्हें किसी किस्म की तंगी है? आगा जान ने संजीदगी से पूछा। बात तंगी की नहीं आगा जान, हमें आए हुए इतने दिन हो गए, रेस्ट एक हद तक ही ठीक होती है। यहाँ आने से पहले भी मैं वहाँ काम करता ही था, तो अब क्या हर्ज है? वैसे भी सब अपने अपने कामों को निकल जाते हैं, मैं अकेला हॉन्को की तरह इधर से उधर खाक छानता रहता हूँ। उनकी संजीदगी देखते हुए उसने वजाहत दी। मेरे ख्याल से हम लोग महीना 15 दिन के लिए आए थे और तुमने जॉब शुरू कर दी है, उल्फत बेगम ने तेज़ लहजे में कहा। नहीं मामा, हम हमेशा के लिए आए हैं। उसने एक नज़र इजहार साहब और फिर उल्फत बेगम को देखते हुए आम से लहजे में कहा। ख़ज़ान, वो बेयकीन हुई। माहौल को गर्म होता देखकर रोशाने ने तारा को बैग और चाबी लाने का कहकर हरीम को लिए उठकर बाहर गाड़ी के पास आकर उसका इंतज़ार करने लगी। माँ बेटे की बहस देखकर वो समझ गई थी कि लाजमी उसे भी घसीटा जाएगा और हस्बे साबिक वो बर्दाश्त नहीं करेगी और खामखा की बदमज़गी हो जाएगी, इसलिए उसका वहाँ से गायब होना ही मुनासिब था। साद और रिमशा भी उठ गए थे। बाकी सब खामोशी से नाश्ता करने में मशगूल थे। क्या आप शायद भूल रही हैं, जब मेरी डिग्री मुकम्मल हुई थी तब भी हमारी बहस हुई थी और मैंने कहा था कि मुझे यहाँ नहीं रहना, पाकिस्तान जाना और वहीं अपना बिजनेस शुरू करना है। इसके बावजूद भी अब आप ऐसे रिएक्ट कर रही हैं तो मेरी गलती नहीं है। उसने कंधे उचकाए। मुझे लगा तुम यूं ही बोल रहे हो। उल्फत बेगम हैरत से देख रही थी, जिसके चेहरे पर शरारत या मजाक नाम को नहीं था। रियली मामा, मैं पिछले 1.5-2 सालों से महज इसी वजह से दोस्त के ऑफिस में झक मार रहा हूँ और आपको मजाक लगा? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? उस पर बस न चला तो इजहार साहब की तरफ मुड़ी। आप सुनती हैं, जो ये सुनेगा? अगर मेरी कोई सुनता होता तो ये नौबत ही ना आती। माँ बेटे का मसला है, खुद ही निपटाइए। उन्होंने चाय का सिप लेते हुए नहायत आराम से खुद को इस मसले में से निकाला। आगा जान उनको घूर कर रह गए। मैं जानती हूँ आप बाप बेटा ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन मेरी भी बात याद रखिएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं मर तो सकती हूँ, मगर उसे अपने घर में देखना गवारा नहीं मुझे, उन्होंने हतमी लहजे में कहा। बाहर से आती हॉर्न की आवाज़ सुनकर वो प्लेट पर ही धकेलता उठ खड़ा हुआ। और मैं भी मर तो सकता हूँ, मगर इसे छोड़ नहीं सकता। अब आप डिसाइड कर लें कि आपको अपनी ज़िद प्यारी है या बेटा, पुरसुकून लहजे में कहता वो मेज़ पर रखा अपना मोबाइल उठाता बाहर निकल गया। आप देख रहे हैं इसे? उल्फत बेगम मुड़कर शौहर पर चढ़ दौड़ी। जी, उसे भी देख रहा हूँ और आपको भी। इसके अलावा मुझे कोई काम है भी नहीं। उनके यूं इत्मीनान से सर हिलाकर जवाब देने पर वो तुलमुला कर रह गई। रुशानी हरीम को स्कूल छोड़कर वापस आई तो बिस्मा एक लड़के के साथ बातों में मगन थी। उसकी पुश्त चौंकी दरवाजे की तरफ थी, इसलिए वो न जान सकी कि कौन है। वो अपने ऑफिस में जाने के बजाय उनकी तरफ आई। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं मैम? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अल्लाह पाक का करम है। ये कौन है?
रुशाने ने अपनी तरफ पुश्त किए खड़े लड़के की तरफ इशारा किया। उसके बुटीक में दाखिल होने से लेकर अब तक गजान उसका मुतवक्का रद्देमल सोच रहा था, जिनमें चीखना चिल्लाना और बुटीक से धक्के देकर बाहर निकलवाना सरे फहरिस्त था। वो झरझरी लेता हुआ उसकी तरफ मुड़ा। मैं आपका नया असिस्टेंट हूँ, उसने सर को खम देते हुए इतला दी। लब संजीदा थे मगर आंखें बेतहाशा मुस्कुरा रही थी। मुअद्दबाना लहजे में भी चैलेंज था। रुशाने की आंखें अपने साइज से 2 गुना हो चुकी थी। कितने मज़े से वो सुबह बता रहा था कि उसने जॉब कर ली है। उसने बेख्तियार गर्दन घुमाकर बिस्मा को देखा। उसकी निगाहों में सब बेयकीनी देखकर वो नज़रें चुरा गई। मेरे ऑफिस में आओ, वो स्पार्ट लहजे में कहती पलटने लगी। शुक्रिया, वह बदस से कहता उसके पीछे चल दिया। बिस्मा, मेरे ऑफिस में आओ, उसने रुककर चबा चबा कर कहा तो वो गजान को इशारे से रुकने का कहकर खुद उसके पीछे चल दी। ऑफिस में दाखिल होते ही उसने अपना हैंडबैग मेज़ पर फेंका और खुद कुर्सी पर जा बैठी। बिस्मा भी डरते डरते उसके पीछे ही ऑफिस में दाखिल हुई। वो उसके सख्त रद्दमल से ही समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ कर चुकी है। तो ये था वो शाहकार जिसकी तारीफ़ करते तुम्हारी ज़बान नहीं थक रही थी। जी मैम, उसने आहिस्ती से कहा, जिस पर रुशाने उसे घूर कर रह गई। मैम, क्या कोई प्रॉब्लम है? आपने उस दिन खुद ही तो कहा था कि मैं ही देख लूं, और फिर जब साद साहब ने कहा कि उनके भरोसे का लड़का है तो फिर मैंने भी ज़्यादा पूछताछ नहीं की और चंद शराइत के साथ ओके कर दिया। उसने सर झुकाए धीमी आवाज़ में कहा। आर यू सीरियस बिस्मा? तुम्हारी बॉस मैं हूँ या साद? तुम एटलीस्ट मुझसे बात तो कर सकती थी। उसको अब समझ नहीं आई थी कि इतनी शराइत के बावजूद कोई कैसे जॉब के लिए मान गया। कल को अगर साथ तुम्हें सुसाइड करने का कहेगा तो क्या कर लोगी? रुशाने ने तेज़ लहजे में कहा। मैम, बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ और अभी जाकर फारिग करो उसे, और अगर तुम्हें भी छुट्टी पर जाना है तो बस शौक जा सकती हो, मैं खुद देख लूँगी। बदमी लहजे में कहती लैपटॉप ऑन करने लगी। बिस्मा वहीं खड़ी होंठ चबाती परेशानी के आलम में उसे देखने लगी, जो उसे कोई रियायत देने के मूड में नहीं लग रही थी। जाओ, अब खड़ी शक्ल क्या देख रही हो? उसको वहीं जमकर खड़ा देखकर उसने कहा। वो मैम, एक मसला है, वो धीरे से बोली। रुशाने ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। एक्चुअली हम 1 माह से पहले उसे जॉब से नहीं निकाल सकते। उसके घूरने पर बिस्मा ने निगाहें झुकाए जवाब दिया। क्यों? उसने माथे पर बल डालते हुए पूछा। उसने एग्रीमेंट साइन करते हुए एक पॉइंट ऐड करवाया था कि हम उसे अचानक से जॉब से नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें कम से कम भी उसे 1 महीने का नोटिस देना होगा ताकि वो इस दौरान कहीं और जॉब ढूंढ सके। अगर हम ऐसा नहीं करते तो उसके बिगड़ते तेवर देखकर वो बोलते बोलते रुक गई। क्या? बात पूरी करो, यकीन करो मैं मज़ीद सुनने की भी शिद्दत से ख्वाहिशमंद हूँ, उसने चबा चबा कर कहा। तो वो कानूनी चाराजोई का हक रखता है, उसने दोबारा से सर झुकाते हुए जवाब दिया। बिस्मा, रुशाने को समझ नहीं आ रही थी कि वो हैरान हो या परेशान। गुस्सा करे तो किस पर? पुरानी सेक्रेटरी पर या बाहर खड़े नए असिस्टेंट पर? मैंने अपनी इतनी शराइत मनवाई थी तो मुझे लगा कि उसकी एक मानने में कोई हर्ज भी नहीं है। कौन सा हम उसे निकाल रहे हैं? रुशाने कुछ देर उसे देखती रही, फिर गहरी सांस लेकर उसे हाथ बाहर जाने का इशारा किया। वो अपनी गुलो खलासी होते देखकर चट से बाहर की तरफ बढ़ी कि पीछे से उसकी आवाज़ सुनाई थी। उसे भेजो। जी मैम, वो सर हिलाती बाहर निकल गई। खजान बाहरी दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। आपको मैम बुला रही हैं, वो कहकर रुकी नहीं थी। वो तो पहले ही तैयार था, फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। सामने वो कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए, आंखें बंद किए, बाएं हाथ की उंगली से इस तरह कैफियत में अपनी पेशानी मसल रही थी। रिवॉल्विंग चेयर को हल्का सा घुमाती वो जब्त की हदों पर थी। खजान के लब बेसाख्ता मुस्कुराहट में ढले। तो आप यहाँ जॉब के लिए आए हैं? रुशाने ने उसकी तरफ देखे बगैर पूछा। जी सरकार, उसने सर को हल्का सा खम देकर जवाब दिया। पेशानी पर हरकत करता उसका हाथ रुका। उसने आंखें खोलकर खजान को घूरा। क्यों? उसने तेवरी चढ़ाई। नहायत ही नामाकूल सवाल किया। जॉब क्यों करते हैं? उसने उल्टा सवाल किया। मेरे ख्याल से बॉस मैं हूँ, वो उसके यूँ बोलने पर बरहम हुई। जानता हूँ सरकार। अब की बार उसने हाथ पीछे की जानिब बांधकर सर को खम दिया। अंदाज ऐसा था गोया सामने मलका बैठी और गुलाम ताबेदारी से हाथ बांधे खड़ा हो। वो तप कर रह गई। आपने बताया नहीं कि इस छोटी सी बुटीक में असिस्टेंट की जॉब करने की वजह? हर इंसान की मर्जी होती है कि वो कहीं भी जॉब कर सकता है। मुझे ये जगह अच्छी लगी तो मैंने इंटरव्यू दे दिया और खुशकिस्मती से यहाँ जॉब मिल भी गई। क्या अब मैं बैठ सकता हूँ? खजान ने गोलमोल सा जवाब देते हुए उसका पारा हाई किया। नहीं, उसने रूखे लहजे में कहा। इससे पहले कहीं जॉब कर चुके हो? अगला सवाल आया था। जी कर चुका हूँ। तो यकीनन जॉब के ज़ाब्तों से भी आगाह होंगी, राइट? रुशाने ने उसे कड़ी निगाह से देखा, जिस पर उसने सर हिला दिया। मेरे ख्याल से ये लिबास कुछ नामौजू नहीं है। उसने उसकी ब्लू जीन्स पर सुर्ख टी शर्ट और ब्लू ही जैकेट पर तंज किया। जी बेहतर, आइंदा ख्याल रखूँगा। उसने फ़ौरन हामी भरी। वो उसकी फर्मा बरदारी पर गश खाते खाते रह गई। अगर तुम्हारे सवालात हो गए हो तो मैं बैठ जाऊँ? खजान ने उकताकर जमाइयाँ लेनी शुरू कर दी और उसके कुछ कहने से पहले ही वो सीट संभाल कर उस पर बड़ा जमान हो चुका था। वो जो उसकी फर्मा बरदारी से थोड़ी मुतासिर हो रही थी, खुद पर लानत भेजे बगैर न रह सकी। आप गालबन भूल गए कि मैं आपकी बॉस हूँ और बॉस को तू तड़ा करके बात
करके नहीं बुलाया जाता। रुशाने ने उसे तनदही से कर देखा। ना करो ना यार, मैं बोर हो रहा हूँ, उसने बेजारी से कहते हुए टेबल पर सर टिकाया। वो उसको देख कर रह गई। ये जॉब के लिए आया या सैर सपाटे के लिए? वो खुद से बुड़बड़ाती एक झटके से उठी और उसकी तरफ आई। उठिए यहाँ से। वो मेज़ पर हाथ मारते हुए धाड़ी उसकी अचानक धाड़ पर। वो उछल कर कुर्सी से उठा। दरवाज़ा उस तरफ है, बाहर बिस्मा होगी, जाकर उसे काम के बारे में डिस्कस करें। वो कल से छुट्टी पर जा रही है, इसके बाद सारा काम आपको ही संभालना है, इसलिए जाइए और काम पर लग जाइए। उसने सर्द और सपाट लहजे में उसे हदायत दी। उसका ख़राब होता मूड देखकर वो उसे मजीद जिद करने का इरादा मुलतवी करता चुपचाप बाहर निकल गया। पीछे वो अपना सर थामे कुर्सी पर बैठी खुद को सब्र का दर्स देने लगी। वो तकरीबन सारा दिन लैपटॉप और फाइलों में सर दिए काम करती रही। पिछले कुछ दिनों से वो ढंग से काम नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से अब काफ़ी काम जमा हो गया था। बिस्मा भी वक्तन फ़वक्तन उसके पास आती रही थी। अलबत्ता ग़ज़ान ने दोबारा उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी और वो भी उसे अक्सर फरामोश किए काम में मगन रही। अचानक उसे भूख का एहसास हुआ तो उसने घड़ी देखी, जो कि 1:30 बजा रही थी। मोबाइल उठाकर उसने साद को हरीम को पिक करने का मैसेज किया और अपना लैपटॉप बंद करती और फाइल समेटती कुर्सी को पीछे धकेलती खड़ी हुई। उसका इरादा करीबी रेस्टोरेंट से लंच करने का था। वो अपने ऑफिस से निकलती बिस्मा के कैबिन के पास से गुजरी तो बिस्मा ने उसे आवाज़ दी। मैम, क्या मैं छुट्टी पर जा सकती हूँ? हाँ, चली जाओ, मगर एक बात का ख्याल रखना, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं वापस बुला सकती हूँ। ओके, अच्छा सुनो, वो जाते जाते पलटी। फातिमा के पास तुम्हारे लिए कुछ रखवाया था, जाते हुए लेती जाना, और सैलरी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर कल दोपहर तक ना हो तो मुझे याद करवा देना, मैं लंच के लिए जा रही हूँ, हो सकता है मुझे कुछ देर हो जाए, तो तुम देख लेना। श्योर मैम, वो हल्का सा मुस्कुराई। फातिमा उनकी बुटीक में सेल्स गर्ल थी। उसके पास यकीनन उसके लिए गिफ्ट होगा और ये उसके लिए कोई पहली बार नहीं था। ख़ास मौक़ों पर उसकी तरफ से उन्हें तहाइफ मिलते रहते थे। वो बिस्मा से बात करके बाहर आई तो ग़ज़ान को गाड़ी के पास खड़ा हुआ पाया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने सपाट लहजे में इस्तफ़सार किया। आप गालबन भूल गई हैं कि मैं आपका असिस्टेंट हूँ और मुझे हर उस जगह जाना है जहाँ बॉस जाए, तो आइए तशरीफ़ रखिए। उसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठने का इशारा करते हुए अपनी ड्यूटी से आगाह किया। वो बिस्मा को कोस कर रह गई। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी, वो लठमार अंदाज में कहती ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ी। मुझे भी भूख लगी है, उसने मासूमियत से भरपूर लहजे में कहा। तो खाना क्यों नहीं खाया? उसने अचंभे से पूछा। मेरे पास पैसे नहीं थे, उसने खुद पर इंतहा की बेबसी तारी की। अब देखिए ना, नई नई जॉब लगी है, तनख्वाह तो महीने के आखिर पर ही मिलेगी, तो तब तक ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। उसे खुद को घूरता पाकर उसने वजाहत दी। वो खामोशी से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठी और उसके कहने से पहले ही ग़ज़ान भी उसके बराबर वाली सीट संभाल चुका था। उसने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट की। एक छोटे से रेस्टोरेंट में दोनों ने खामोशी से लंच किया, जिसका बिल रुशाने ने ही अदा किया था। उससे पहले कि वो मेज़ से गाड़ी की चाबी उठाती, वो उठा चुका था। ड्राइविंग मैं करूँगा, वो कहता। ये जा वो जा हुआ। वो दांत पीसते हुए उसके पीछे बढ़ी कि रेस्टोरेंट के दरवाजे के बाहर उसे फ़हाम नज़र आया तो वह उसके पास खड़ी हो गई। तुम बीमार हो? उसका पसमर्दा चेहरा देखते हुए रुशाने ने हैरत से पूछा। तुम्हें फुर्सत है हमारी खैर खबर रखने की? उसने नाराज़गी से जवाब दिया। तुम जानते हो आजकल मैं कहाँ फंसी हुई हूँ। खैर तुम बताओ कि क्या हुआ है? हानिया कहाँ है? उसकी तबीयत तो ठीक है? उसने फिक्रमंदी से पूछा। हानिया तो तुमने तुम्हें नहीं बताया? उसने हैरत से पूछा। अगर बताया होता तो यूँ पूछ ना रही होती। बताओ क्या बात है? यार, हानिया बता रही थी कि कल उसकी खाला आई थी और वो फूफो से हानिया के रिश्ते के बारे में बात करके गई है। तो आंटी जानती है ना कि तुम लोगों के बारे में वो मना कर दे, इसमें परेशानी की क्या बात है? रुशाने ने आम से लहजे में कहा। वो दोनों बातों में मसरूफ़ चलते हुए गाड़ी से कुछ दूर आकर रुके। ग़ज़ान की नज़र उस पर पड़ी तो उसे यूँ किसी लड़के के साथ खड़े बातें करते देखकर वो ठटका। उसके चेहरे पर छाई फिक्रमंदी उसको सुलगाने को काफ़ी थी। कैसे सबकी फ़िक्र होती है, उसे बस एक वही है जिसके न होने ना होने से उसे फ़र्क नहीं पड़ता। सोचकर पल भर में गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हुआ। स्टीयरिंग पर जमे हाथों की रगें फूलने लगी थी। उसने जो हॉर्न पर हाथ रखा तो उठाना भूल गया। हमेशा की तरह कर चुकी हैं, मगर वो किसी तौर पीछे नहीं हट रही। इस बार तो वो सारे ताल्लुक तोड़ने की धमकी देकर गई हैं। हद है यार, उन औरतों की भी समझ नहीं आती, उसने अफसोस ज़दा लहजे में कहा। उसके मुसलसल हॉर्न देने पर रुशाने ने हाथ से उसे रोकने का इशारा किया। चलो मेरी यहाँ मीटिंग है, फिर बात होगी, फ़हाम ने कहा और अंदर की तरफ बढ़ गया। वो भी उसे खुदा हाफिज़ कहती गाड़ी की तरफ आई। ये क्या तरीका है? 2 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकते थे? वो बैक सीट पर बैठते हुए नागवारी से कहती। हानिया का नंबर मिलाने लगी। कुछ उसका अंदाज जो कि उसके पास आते ही अक्सर बदल चुका था और कुछ उसकी पिछली सीट पर बैठने की वजह से ग़ज़ान का दिमाग घूमा। कभी अपने तरीक़ों पर भी गौर किया है? उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए सख्त लहजे में कहा। रुशाने ने उसकी बदली टोन पर सर उठाकर उसे देखा। वो बैक व्यू मिरर से उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों से छलकते गुस्से पर वो झरझरी लेकर निगाहें झुका गई। फ़ोन रिसीव होने पर हानिया की आवाज़ सुनाई दी तो वो सर झटक कर उसकी तरफ मतवज्जो हुई।
हाँ हानिया, क्या हुआ है? मुझे अभी फ़हाम मिला था, काफ़ी डिप्रेस लग रहा था। तुम लोगों ने आंटी से बात नहीं की? उसके मुंह से हानिया और फ़हाम का नाम सुनकर गजान के दिल पर फुहार सी पड़ी थी। तने हुए हिसाब एकदम से ढीले पड़े। उसने शीशे से उसे देखा जो विंडो के पार देखते हुए फ़ोन पर बातें कर रही थी। रास्ते में उसे एक आइसक्रीम पार्लर नजर आया तो वो गाड़ी रोककर बाहर निकल गया। वो चूँकि बातों में मसरूफ़ थी इसलिए रुकने की वजह न पूछ सकी। अजीब इंसान है, सड़क किनारे गाड़ी रोककर खुद जाने कहाँ चला गया है। वो फ़ोन बंद करके इधर उधर देखते हुए बुड़बुड़ाई। कुछ देर में वो वापस आया तो उसके हाथ में आइसक्रीम थी। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उसने मुड़कर कप उसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? रुशाने ने हैरत से पूछा। आइसक्रीम है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चंद मिनट पहले वाला गुस्सा और सख्ती ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। अब वो वही गजान था, हम वक्त मुस्कुराने और उसको जिज करने वाला। वो हैरानी से उसे देखे गई। अभी ये खा लो, पिघल रही है, बाद में बेशक सारा दिन सामने बिठाकर देखती रहना, मैं उफ तक नहीं करूँगा। उसे खुद को यूँ देखता पाकर उसने शरारत से कहा। उसने घूरते हुए उसके हाथ से कप लिया। तुम कभी साइकेट्रिस्ट के पास गए हो? आइसक्रीम का चम्मच लेते हुए वो ना चाहते हुए भी पूछ बैठी। वो दोनों फिर से आपसे तुम पर आ गए थे? हाँ, एक बार गया था, फैजान ने मुस्कुराहट दबाते हुए जवाब दिया। फिर? उसने बेसाख्ता पूछा। वो मबहम सा मुस्कुराया। ना महसूस अंदाज में वो उसे खुद से बातें करने और दिलचस्पी लेने पर उकसा चुका था। उसने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया, उसने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। कुछ पल तो वो खामोशी से उसे देखती रही, फिर बात समझ आने पर उसने सर झटका। इडियट! वो हंसते हुए सीधा होकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। तुमने एक क्यों ली है? अचानक से उसे ख्याल आया कि वो अपने लिए नहीं लेकर आया। बताया तो है, गरीब बंदा हूँ, बस बीवी के खर्चे ही अफोर्ड कर सकता हूँ। हाँ, अगर तुम शेयर कर सकती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रुशान ने उसकी शेयरिंग वाली बात सुनकर भी अनसुनी कर गई थी। अब ऐसी भी दोस्ती नहीं थी जो शेयरिंग करती फिरती। उसने बुटीक के सामने गाड़ी लाकर रोकी तो वो नीचे उतरकर अंदर की तरफ बढ़ी। आई एम सॉरी, वो तकरीबन भागकर उसके हम कदम हुआ। किस बात पर? उसने रुककर हैरानी से पूछा। मैंने तुमसे रूड बिहेव किया, बावजूद इसके कि मैं हक बजानिब था। मुझे अच्छा नहीं लगा तुमसे ऐसा रवैया अपनाऊं। उस वक्त मैं गुस्से में था इसलिए रिएक्ट कर गया। इसके लिए सॉरी। आई होप तुम वो बात दिल में नहीं रखोगी। उसे हैरान छोड़कर वो जा चुका था। उसको उसकी बुटीक पर जाते 8-10 दिन गुजर गए थे। शुरू में बिस्मा के जाने की वजह से रुशाने को कुछ दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो अक्सर शाम गए घर लौटती तो गजान काम के मामले में थोड़ा संजीदा हो गया और ज़्यादातर उसके बुटीक से बाहर के काम निपटाने लगा। आज सुबह बेबे ने उसे डांट कर भेजा था कि जुमा के मुबारक दिन का एहतराम करते हुए आधे दिन बाद वापस आ जाए, और उनकी हदायत पर अमल करते हुए वो 12 बजे ही वापस आ गई थी और बकिया काम उस वक्त हॉल में बैठी निपटा रही थी। गजान और साथ भी वहीं बैठे थे, जबकि रिमशा पास बैठी अपनी असाइनमेंट बना रही थी। उल्फत बेगम आजकल घर में कम ही टिकती थी। उनके ज़्यादातर चक्कर अपनी बहन के यहाँ लग रहे थे, जिसकी बदौलत गजान दिन ब दिन रोशाने के करीब हो रहा था। बिस्मा की रखी हुई शर्त के मुताबिक वो बॉस के साथ जाना अपना फ़र्ज समझता था। शुरू में वो झुंझला जाती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो आदी हो गई थी। पहले वो जो बिना बताए निकल जाती थी, अब उसको साथ लेकर जाती। गजान लाशऊरी तौर पर उसे अपना आदी कर रहा था, और वो हो भी रही थी। वो भी अब कुछ हद तक अपना रवैया उसके साथ नरम कर चुकी थी। उसके साथ अगर उसने दोस्ताना रवैया नहीं अपनाया था तो सर्द और सपाट लहजा भी नहीं रहा था। अलबत्ता उसकी ऊट पटांग बातों को वो नज़रअंदाज कर देती थी। वो हॉल में बैठी अपने इर्द गिर्द का होश भुलाए काम में मगन थी कि एक अधेड़ उम्र खातून हॉल में दाखिल हुई और बेतकल्फ़ी से उसके पास ही सोफे पर जा बैठी। उसने सर उठाकर उन्हें देखा और मुस्कुराकर सलाम करते हुए दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। पुत्र, मुझे तेरे साथ काम है, उस अधेड़ उम्र औरत ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए मोहब्बत से कहा। जी कहिए, उसने मुस्कुराते हुए अदब से जवाब दिया, मगर ये मुस्कुराहट देर पा साबित नहीं हुई थी। मुझे 2 गट्ठी पालक और 7 हरी मिर्चें दे दे। क्या दे दूँ? उसने ना समझे से उन्हें देखा। वो नहीं जानती थी कि उसकी बेबे उसके बारे में क्या क्या और उसे कहाँ कहाँ मशहूर कर चुकी है, मगर पास बैठा साद गाजी और रिमशा जानते थे कि बेबे उसके किस किस जोड़ पर किस किस अंदाज में बैठ चुकी हैं। इसीलिए उनके होंठों पर दबी दबी हंसी थी। बेबे को समझाने की खातिर उसने वेजिटेबल फॉर्म की तशरीह करते हुए उन्हें बताया था कि वो सब्जियां उगाकर शहर में बेचेगी। अब अगर उन्होंने मनोअन आगे बता दिया था तो इसमें उनका कहीं भी कसूर नहीं निकलता था। पालक और हरी मिर्चें दे और हमारा लगा बंधा खाता लगा दे। हम तुझे महीने के आखिर में इकट्ठे ही पैसे दे दिया करेंगे। मुझसे ये रोज़ रोज़ का चक्कर नहीं लगाया जाता। ये कमबख्त टांगे अब साथ नहीं देती। उन्होंने एक ही चक्कर में सारे मामला तय करने चाहे। आपसे किसने कहा मैं सब्जियां बेचती हूँ? उसने आंखें छोटी करके उन्हें देखा। कल तेरी दादी बता रही थी कि उसकी तो सब्जियां उगाती है और शहर ले जाकर बेचती है। मैंने सोचा कि दुकान से गली सड़ी और बासी सब्जियां लेने के बजाय यहाँ से ताज़ी ही ले लेती हूँ। तेरा भी भला हो जाएगा और हमें भी साफ़ सुथरी सब्जी मिल जाएगी। ये मंडी वाले तो सुना है गंदे नाले के पानी से सब्जियां उगा कर लाते हैं। फिर तेरी दादी से दूर परे की ही सही, मगर रिश्तेदारी तो है।
अब अपना घर छोड़कर कहीं बाहर से चीज़ें लेते अच्छे तो नहीं लगते ना। उन्होंने आखिर में एहसान भी जताना चाहा कि वो रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए आ गई हैं, वरना तो दुकानें और भी हैं। और एक बात, मुनासिब पैसे लगाना, ऐसा ना हो मैं अपनी समझ कर आ गई हूँ तो तू मेरी ही खाल उधेड़ने बैठ जाए। दुकान से 50 की गट्ठी मिलती है तो तुझे भी उतने ही दूंगी। हाँ, पहली बार आई हूँ तो मिर्चें मुफ्त में लूँगी, आखिर को मैं भी तेरी दादी लगती हूँ। वो अपनी धुन में मगन कह जा रही थी और वो हौंकपन की अमली तस्वीर बनी बैठी थी। उसके तासुरात देखते हुए उन तीनों के कह के निकलने को बेताब थे। चल अब उठ कर दे, मुझे देर हो रही है, पकाने के लिए भी रखनी है। उसको वहीं बैठा देखकर उन्होंने उसे ठहोका दिया। उसने आंखें बंद करके दिल ही दिल में खुद को पुरसुकून होने का मशवरा दिया और एक गहरी सांस खारिज करते हुए चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाते हुए बोली, दादी इस बार तो मैं डील कर चुकी हूँ, नेक्स्ट टाइम आपका खाता भी लगा लूँगी। हैं, क्या कर चुकी हो? उन्होंने थोड़ी पर उंगली रखते हुए ताज्जुब से पूछा। मैं सारी सब्जियां ज़मीन में खड़ी ही बेच चुकी हूँ, अगली बार फेरी करूँगी तो आपके दरवाजे पर भी सदा लगाती हुई जाऊँगी, उसने दांत पीसते हुए कहा। और उन्होंने गोया समझकर सर हिला दिया। वो जो कब से अपनी हंसी रोक के बैठे, उसकी बात और उनके यूं सर हिलाने पर बरामदे में कहकों का तूफान उबल पड़ा। हाय हाय, मैंने कौन सी अनहोनी बात कर दी जिस पर तुम लोग यूं छत फाड़ कर हंस रहे हो, उन्होंने उन तीनों को घूरते हुए कहा। खैर मैं चलती हूँ, अब दुकान पर ही जाना पड़ेगा, मैंने तो सोचा था नेड़े काम ख़त्म हो जाएगा। वो मुँह ही मुँह में बदबदाते हुए उठ गई। उनके जाने के बाद वो तीनों एक बार फिर हंसे। क्या मसला है तुम लोगों का? उसने मसनूई गुस्से से उन्हें घूरा। बेबे भी हद करती हैं, वो एक बार फिर से सारी बात सोचकर बुड़बड़ाते हुए मुस्कुरा दी। अच्छा सुनो, तुम्हें एक चक्कर लगाऊंगा, गांव का लगाना पड़ेगा, क्या चले जाओगे? रुशान ने फ़ोन बंद करके उससे मुखातिब हुई। अगर जाना ज़रूरी है तो चला जाता हूँ, पूछने की क्या ज़रूरत है, उसने जवाब दिया। हाँ, आज एक ऑर्डर की डेट थी और मेरे जहन से निकल गया, वरना मैं सुबह आते हुए ले आती। तो अब तुम? उसकी बात मुंह में ही रह गई। जब हानिया और फ़हाम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए, वो उनको देखकर बेख्तियार उठकर उनकी तरफ बढ़ी। हाय रोशी, कैसी हो? वो कहते हुए उसके गले लगी। मैं बिल्कुल ठीक, तुम आज कैसे भूल गई? उसने खुशगवार लहजे में पूछा। जैसे तुम तो जूते घिसा चुकी हो ना, अब एक रुखसती नहीं हो और तुम ससुरालियों में पूरी तरह गुम हो, बाद में तो अल्लाह ही हाफिज है, हानिया ने जलकर कहा। दुआ करो रुखसती हो जाए, साल में एक बार ज़रूर तुमसे मिलवाने लाऊंगा, एक तरफ खड़े खजान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो हानिया ने पलट कर उसे देखा और उसकी आंखों में तहीर उमड़े। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मारे हैरत की चीखी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मारे हैरत की वो चीखी। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैंने तो तुमसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फजान ने मुंह बनाया। रुशान और फहाम ने हैरत से एक दूसरे को देखा और फिर उन्हें जो यूं बातें कर रहे थे जैसे एक दूसरे से अच्छे से वाकिफ हो। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? रुशान ने हैरानगी से पूछा। इसे मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा, मगर ये यहाँ तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रहा है? हानिया ने खजान को घूरते हुए पूछा। बंदा नाचीज़ यहाँ जॉब करता है, उसने सीने पर हाथ रखकर सर को खम देते हुए जवाब दिया। मेरा कज़न है और हाल ही में ये लोग लंदन से यहाँ आए हैं, रुशान ने उसे आंखें दिखाते हुए तारुफ करवाया। ये तुम्हारा कज़न है? हानिया ने बेयकीनी से इसे देखा। सिर्फ कज़न ही नहीं, माँ बदौलत इनके शौहर के ओहदे पर भी फाइज है। सरकार तारुफ तो पूरा करवाइए ना, उसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। तो ये है तुम्हारा शौहर? हानिया ने सर हिलाया। शायद वो इस अचानक सरप्राइज़ को हजम करने की कोशिश कर रही थी। अगले ही लम्हे उसके ज़हन में तहमीना बेगम की हालिया बातें गूंजी और वो उसकी तरफ गुस्से से लपकी। खाला तो कह रही थी कि उनकी बहू अनपढ़ जाहिल है और उनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती। ये लड़की यानी रोशी तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती, लाइक सीरियसली गजान? उसके हाथ गजान का मुंह नोचने को बेताब थे। रुशान ने सख्ती से लब भींच गई। तुम में ज़रा भी शर्म बाकी है? कैसी लड़की तुम्हारी बीवी है जो किसी भी समझदार इंसान का आइडियल हो सकती है? उसके होते हुए तुमने दूसरी के लिए माँ की दौड़ें लगवाई हुई हैं। उसका सदमा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था कि जिसकी शान के कसीदे उल्फत बेगम पढ़ती थी वो कोई और नहीं बल्कि रुशाने ही है। कोई हमें भी बताएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है? फहाम जो कब से खामोश खड़ा था झुलाते हुए बोला। क्यों नहीं रोशी, उस दिन तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि फहाम की हालत इतनी क्यों ख़राब थी, बीमार था क्या? तो सुनो, ये है वो बीमारी जो आजकल हमें चिमटी हुई है। ये गजान इजहार अली मेरे खाला आज़ाद है, जिनकी माँ आजकल हमारे घर सैकड़ों चक्कर लगा रही हैं कि उन्हें अपने बेटे की दूसरी शादी करनी है। हानिया ने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। रुशाने की नज़र बेख्तियार उसकी तरफ उठी। नहीं रोशा, कसम ले लो जो मुझे कुछ पता हो। आई स्वेयर मुझे कुछ भी नहीं पता है। उसकी नज़रों में शिकायत थी जो उसे खुद तो महसूस ना हो सकी, मगर वो अच्छे से महसूस कर गया था, इसलिए जल्दी से वजाहत देने लगा। ओह, तो इस सारे फसाद की जड़ तुम हो? फहाम जारहाना तेवर लिए उसकी तरफ बढ़ा। देखो तुम लोग क्यों मुझे यूं घेरे खड़े हो? मेरा क्या कसूर है? मैं तो पहले ही बड़ा मजलूम हूँ। मुझ पर तशद्दुद करके क्यों मुझ बेचारे की आ लेनी है? वो उसको आस्तीने चढ़ाते हुए अपनी तरफ बढ़ता देखकर जल्दी से रुशाने के पीछे हुआ।
तुम और मजलूम? रियली? तुम्हारी वजह से 3-3 लोग परेशानी का शिकार है और मजलूम भी तुम ही बन गए। हानिया ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। बताया तो है तुम्हारी दोस्त का शौहर हूँ, इसके बाद भी अगर तुम्हें मेरी मजलूमियत पर यकीन नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसने कंधे उचकाए। गजान, रोशानी ने दांत पीसे। जी सरकार। वो फौरन से उसके सामने आया। शट अप। वो घर आई। हाँ भाई, सारे मिलकर मुझे ही जूते मारो, मैं गरीब का बाल ही मिला हूँ सबको रोब झाड़ने के लिए। वो मुंह बसोरता दीवार के पास रखी कुर्सी खींचकर उसके पास ही बैठ गया। रोशानी, हानिया और फहाम को भी बैठने का इशारा करते हुए खुद भी बैठी। तुम अपनी माँ को समझा नहीं सकते, इतनी प्यारी बीवी है तुम्हारी, तुम्हें और क्या चाहिए? हानिया ने अफसोस से उसे देखा। तुम तो माँ की शिकायत मुझसे कर रही हो, मैं तुम्हारी दोस्त की शिकायत किससे करूं? जब से आया उसके पीछे पीछे हूँ, मगर मजाल है जो घास तक डाल जाए। अच्छी बात है, बचपन से ये तुम्हारे निकाह में है, तब तुमने और तुम्हारी माँ ने कौन सी कदर कर ली? उसने तेज़ लहजे में कहा। कैन वी चेंज द टॉपिक? रोशानी ने उनको खामोश ना होता देखकर टोका। कब तक? खजान ने पलट कर उसे देखा। यह तुम्हारा मसला नहीं है, उसने संजीदगी से कहा। अच्छा, वाकई? उसने भवें अचकाई। ओके फाइन, करो तुम लोगों को जो करना है, मैं जा रही हूँ, मेरी मीटिंग है, अल्लाह हाफिज। वो बैग उठाकर बाहर निकल गई। अरे रोशी रुको तो, हानिया ने उसे पुकारा, मगर वो अनसुनी करती बाहर निकल गई। ऐसे करती है ये, इन 15-20 दिनों में एक भी दिन इसने मुझसे ढंग से बात नहीं की। मैं अपनी सारी कोशिशें कर चुका हूँ। उसने शिकायती नज़रों से हानिया को देखा। वो चल हमें खामोशी से उसकी सूरत देखती रही। क्या ऐसे क्या देख रही हो? तुम वाकई सीरियस हो? उसने उसकी जानिब झुककर पूछा। क्या स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूँ? तब मानोगे तुम लोग? अगर ऐसा भी है तो भी मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। देखो वो हर्ट हुई है तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के रवैये। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? मेरा रवैया? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? उसने झुंझलाकर उसकी बात काटी। खाला का रवैया देखा है तुमने? अभी परसों शाम वो मेरे सामने बैठी इसकी बुराइयां कर रही थी। हानिया ने खश्मकी निगाहों से उसे देखा। तो मेरा क्या कसूर है यार? उसने बेबसी से बालों में हाथ फेरा। मेरे ख्याल से हमें भी अब चलना चाहिए, जिसके लिए आए थे वो तो जा चुकी है, तो यहाँ बैठना फजूल है। फहाम ने उठते हुए कहा। आओ घर चलकर बात करते हैं। हानिया भी उसकी तकलीद करते हुए उठी। मैं ऑफिस का चक्कर लगा कर आता हूँ, तुम लोग घर जाओ। और हाँ मिस्टर गजान, एक बात का ख्याल रखना, ये तुम्हारी बहन है और मेरी होने वाली बीवी। खबरदार जो किसी खुशफहमी में पड़ने की कोशिश की तो। उनको गाड़ी में बिठाकर फहाम उसे तनबीह करता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। एक हैंडल कर लूँ काफ़ी है, गजान ने बुड़बड़ाते हुए सर झटका। अब मुझे पूरी बात बताओ, हानिया ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। तो गजान ने उसे पाकिस्तान आने से लेकर अब तक की तमाम सूरत हाल उसके गोश गुजार की, और ये भी कि वो डाइवोर्स पेपर बनवा कर दे चुकी है। देखो गजान, अलैदगी किसी भी लड़की के लिए बहुत अजियतनाक होती है। कोई भी अपनी खुशी से इस हद तक नहीं जाता। हमसे वो हर एक बात शेयर करती है, तुम लोगों के पाकिस्तान आने से पहले और बाद तक हर बात मैं जानती हूँ। ये भी कि खाला ने उसकी काफ़ी इंसल्ट किया, और ये भी कि वो डाइवोर्स पर तुली हुई है। वो ज़रा सा सांस लेने को रुकी। वो तुमसे रूड बिहेव कर रही है या खिंची खिंची सी है, तो अपनी खुशी से ये सब नहीं कर रही है। जानते हो, एक दिन उसने मुझे मैसेज किया कि उसे मेरी ज़रूरत है, और मैं उसका मैसेज देखकर ही समझ गई थी कि वो तकलीफ़ में है, और वो वाकई ही तकलीफ़ में थी। जानते हो क्यों? उसने सवालिया निगाहों से उसे देखा। क्योंकि उसे उस दिन घर जाना था। मैं उस दिन की बात कर रही हूँ जब वो 10-15 दिन शहर में रह कर गई थी। तुम्हें लगता है कि वो काम की वजह से यहाँ रही थी? ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो भाग रही थी खुद को समझाने के लिए। उसे कुछ और समझ ना आया तो उसने फ़रार हासिल करना चाहा। उस दिन जब वो घर आई तो बहुत टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों की बीमार हो। तारा से पूछना, वो उस रात सोई नहीं थी कि उसे सुबह घर जाना है, तुम लोगों का सामना करना। मेरे पास बैठकर वो बुरी तरह से रोई थी। मैं जानती हूँ मैंने और फहाम ने किस मुश्किल से उसे समझा बुझाकर घर भेजा था। वो बहुत हर्ट थी। तुम्हारी मामा की बातों से उसे तकलीफ़ पहुंची है। अगर तुम वाकई संजीदा हो तो पहले खाला से बात करो, उन्हें समझाओ। मेरा नहीं ख्याल कि रोशी से अच्छी बहू उन्हें मिल सकती है। हानिया ने संजीदगी से कहा। वो हैरत से उसके इनकशाफात सुन रहा था। उसके किसी भी अमल से नहीं लगा था कि वो ये रिश्ता बरकरार रखना चाहती है। वो उससे हमेशा एक फासले पर रहती थी। उसका अंदाज़ हमेशा लिया दिया और रूखा फीका सा होता था। उसे उस दिन उसकी सुर्ख आंखों और उतरे चेहरे का सबब अब समझ में आया था। हानिया, अगर मैं संजीदा नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं आता। पिछले 5 सालों से कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने उसके बारे में सोचा ना हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम फहाम से शादी करना चाहती हो? क्यों? तुम उससे मोहब्बत करती हो और मैं? मेरा तो इश्क है। वो खुद को उसके बगैर अगर तसव्वुर भी करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता। जाने कब समझोगे तुम लोग, और वो भी। उसने आंखें बंद करते हुए थकन ज़दा लहजे में कहते हुए सीट की पुष्ट पर सर टिकाया। तुम सच कह रहे हो? हानिया की आवाज़ में खुशगवार हैरत थी। वो फीका सा मुस्कुराया। उसे बताया? वो अब गाड़ी वहीं रोक चुकी थी। नहीं। तुम पागल हो क्या? बेवकूफ़, उसे बताओ। अपने जज्बात से उसे आगाह करोगे तो ही वो कुछ सोचेगी ना। तुम्हारे बारे में गधों की तरह मुंह में घुंघियाँ डाले उसके पीछे पीछे फिर रहे हो। अपने इस मुंह से भी तो कुछ फूटो ना। वो उसका बाजू झंझोड़ते हुए जोर से बोली। उसकी आवाज़ खासी ऊंची हो गई थी।
ताकि जूते खा लूँ उससे। उसने खफगी से उसे देखा। ओफो बुद्धू, क्यों मारेगी? तुम्हारी बीवी है, कौन सा तुमने गर्लफ्रेंड के लिए इजहार करना है जो यूँ डर रहे हो? हानिया ने उसे आंखें दिखाई। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं? हरगिज़ नहीं, मैं खुद बात कर लूँगा। ऐसा ना हो वो जो थोड़ी बहुत बात कर लेती है उससे भी जाऊं। उसने फ़ौरन मना किया। तो फिर तुम जल्द ही कोई मौका देखकर उससे बात करो और उसे मना लो। खाला को हम सब मिलकर देख लेंगे। हानिया ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। अच्छा एक और बात, अभी मम्मा को मत बताना कि तुम रोशी के हस्बैंड हो। किसी दिन मौका देखकर मैं खुद उन्हें बता दूंगी। अब ये क्या चक्कर है, मैं क्यों ना बताऊं? उसने हैरत से पूछा। हम तीनों यूनिवर्सिटी के ज़माने से दोस्त हैं। मम्मा के लिए वो उनकी दूसरी बेटी है। जितना वो हर्ट थी ना उस दिन, मम्मा ने तुम्हें जूते मारने से भी गुरेज नहीं करना। अब की बार वो हंसी तो वो भी मुस्कुरा दिया। तो ये है इसकी दूसरी एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को मेरी तरह ये दूसरी एपिसोड पसंद आई होगी। साथ में मैं कोशिश करूँ कि आप लोगों को कोई एक आध नावल भी कंप्लीट दे या करूँ रोज़। तो एपिसोड के साथ आप लोगों को रोज़ाना एक नावल भी मिला करेगा। तो फिर मिलते हैं कल। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।